और दोस्तों, आज आपको सिखाने के लिए बिजनेस सीखने और सिखाने का बिजनेस है। आज आपको सिखाने के लिए हम पेश करने जा रहे हैं हमारे ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, स्मैक अचीवर, 1 सीआर आजादी क्लब मेंबर, 10 लाख रुपए महीने से ज्यादा, 1 साल का 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाने वाले हमारे पटना के ग्रेट लीडर। बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है इनका, छोटी छोटी सी वीडियोस डालते हैं, बहुत इनसे सीखने को मिलता है। आइए अनूप गुप्ता जी से सुनते हैं, सीखते हैं कि कैसे इस परमानेंट इनकम को आप सब भी पा सकते हैं। अनूप गुप्ता जी। नमस्कार अनूप जी एंड अमृता जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। आप दोनों को देखना ही अपने आप में बहुत बहुत एक प्लेजेंट सी फीलिंग देता है, और इतने ही मुस्कुराते हुए चेहरे लिए हुए जब आप कुछ भी करना सिखाते हो तो वो बातें सीधे दिल में उतरती चली जाती हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज के सक्सेस सेमिनार में आने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। सबसे पहले दोस्तों मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उनके वजह से सब कुछ हो रहा है। उसके बाद हम दोनों अपने पेरेंट्स के शुक्रगुजार हैं क्योंकि अगर उन्होंने हमें जन्म ना दिया होता तो आज यहाँ हम ना होते। और तीसरे शुक्रगुजार हैं हम सारे अपने अपलाइंस का जिन्होंने हमें इस बिजनेस में लाया। राजेश गुप्ता एंड मनीषा कंचन जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में स्पॉन्सर किया, हालांकि वो मेरे छोटे भाई की तरह हैं। उनके ऊपर रवीश रस्तोगी एंड रोशी रस्तोगी मैम, उनके ऊपर हमारी गुरु माता, हम सब की गुरु माता सुरेखा मैम और समीर मोदी सर, इन सबके हम शुक्रगुजार हैं। दोस्तों वी आर फीलिंग वेरी ब्लेस्ड कि आज हमें ये प्लेटफॉर्म मिला, हमारी गुरु माता ने हमें ये मौका दिया आप लोगों से बातचीत करने का। बिल्कुल अभी शब्द नहीं आ पा रहे हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम अनूप जी। अमृता जी ओवर टू यू, बदल दीजिए सबकी जिंदगी आज। थैंक यू। दोस्तों मेरा नाम अनूप है और मैं पटना से बिलोंग करता हूँ। एक लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता था। हमारे यहाँ एक संक्रामक रोग लगा हुआ था और उस रोग का नाम था नौकरी, क्योंकि हमारे फैमिली में सारे लोगों को नौकरी का क्रेज था, जॉब करना है जॉब करना है। हमारे फादर एक्साइज इंस्पेक्टर थे और हमारे दोनों अंकल स्कूल में प्रिंसिपल से रिटायर हुए। तो ये शुरू से कंटेजियस रोग लगा था और इसी रोग में मैं भी शिकार हो गया और मैं भी नौकरी करने लगा। एक बहुत अच्छी नौकरी मिली बहुत कम उम्र में, और एड एजेंसी आप समझते होंगे, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डील किया करते थे हम लोग। और उस दौरान काफी अच्छा लाइफ बिता रहे थे। अच्छा इसलिए बोल रहा हूँ, नौकरी कभी अच्छा नहीं होता हमेशा, लेकिन अच्छा मुझे इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि उस वक्त अच्छी खासी इनकम थी, मैं बैचलर था, कोई लाइबिलिटी नहीं थी। और फिल्म स्टार, क्रिकेट स्टार, मॉडल्स, इन लोगों के साथ, सेलिब्रिटीज के साथ उठने बैठने का मौका मिला करता था। उस वक्त मोबाइल फोन नहीं हुआ करता था कि हम सेल्फी खींच पाए, लेकिन अगर उस वक्त मोबाइल फोन हुआ करता तो मैं शायद आपको अपने साथ माधुरी दीक्षित, अनिल कपूर, बोनी कपूर, ऋतिक रोशन, अमीषा पटेल, डैनी डेंगजप्पा, बॉबी देओल, मनोज बाजपेयी, सनी देओल, इन सब के साथ फोटो आपको बताता, हेमा मालिनी। तो वो एक अच्छा फेज था, जॉब कर रहा था और कम उम्र में एक अच्छी सैलरी के साथ जॉब कर रहा था। ये बात है लगभग दोस्तों आज से 24 साल 23 साल पहले की। और एक होता है ना कि कम उम्र में जब सक्सेस आ जाती है और आप सेलिब्रिटीज के साथ समय बिता रहे हैं तो एक ईगो सा आ जाता है। लेकिन उस ईगो को ब्रेक किया। एक दिन एक इंसान से मुलाकात हुई, वो बाय प्रोफेशन एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने मुझे बताया नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, ये पावर ऑफ एन क्या होता है, कि आप तो इतना मेहनत कर ले रहे हो लेकिन आपकी टीम में अगर पावर ऑफ एन काम करे तो क्या होता है। वो नेटवर्किंग का पावर समझ में आया और उसी दिन से दोस्तों मैं एक कंपनी में शुरुआत किया। हमने लास्ट कंपनी हमारी एमवे थी, तो उसमें हमने शुरुआत किया और वो साइंटिस्ट व्यक्ति ने हमें बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ सिखाया और आगे बढ़ते चले गए। और शुरू से स्पोर्ट्समैन रहा, बहुत सारे, हालांकि कोई पर्टिकुलर एक स्पोर्ट्स में नहीं था, मल्टीपल स्पोर्ट्स खेला करते थे, तो स्पोर्ट्समैनशिप हमेशा भरी पड़ी थी। तो हर चीज में एक्सेल करने का एक जुनून था, पैशन था। नहीं करते थे तो कुछ नहीं करते थे, लेकिन करते थे तो लगता था कि बस एक्सेल करना है। तो शुरू से ये चीज इनहेरेंट हो गई। और जब इस प्लेटफॉर्म पे आए, नेटवर्क मार्केटिंग के इस प्लेटफॉर्म पे आए, तो वहां भी हमने बहुत जल्दी बहुत सफलता पाई और लगभग 7-8 महीने में ही हमने अपनी इनकम को अपनी सैलरी से दुगना कर लिया। और दुगना करने के बाद जैसी इनकम दुगनी हो गई तो हमने जॉब को रिजाइन कर दिया और फुल टाइम बिजनेस करने लगे। लेकिन 3-4 साल तक तो बहुत रोरिंग बिजनेस हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बड़ा नेटवर्क बन रहा था। लेकिन उसके बाद जाके 2003-4 में आके इनकम जो है वो स्टैग्नेट हो गई
और लगातार खूब मेहनत कर रहे थे, बहुत प्रयास कर रहे थे, लेकिन इनकम नहीं बढ़ पा रही थी। एफर्ट्स बहुत बढ़ा रहे थे, लेकिन इनकम नहीं बढ़ पा रही थी। लेकिन उसी समय लगा कि हमें कुछ और भी साइड से करना चाहिए, हमें कुछ और चीजों की जरूरत पड़ेगी करने के लिए, क्योंकि पैसे चाहिए। तो सर्च में रहने लगा, और चूंकि नेटवर्क इंडस्ट्री में था तो चाहता नहीं था कि उसको छोड़ूं, तो कुछ ऐसा करना चाह रहा था जिससे कि हमारी वो वाली जो बिजनेस है वो हैम्पर ना हो। और उसी दौरान बोलते हैं ना कि जब आप खोजने पे आ जाओगे तो कोई ना कोई, जब टीचर तैयार है तो स्टूडेंट मिल ही जाएगा, और जब स्टूडेंट तैयार है तो टीचर भी मिल जाएगा। तो ऐसे ही हुआ, जब हम खोज में आ गए तो हमें एक व्यक्ति आए, हमारे बड़े भाई के समान, हमारे ही नेटवर्क में थे। वो बोले आइए सर, हम लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। मैंने कहा कंस्ट्रक्शन मेरे लिए बिल्कुल नया शब्द है, ये बिल्कुल ही अजीब सा है। बोले कोई बात नहीं, एक ट्राई करते हैं, अगर चल गया तो ठीक, नहीं तो छोड़ देंगे। मैंने कहा चलिए वेरी गुड, किया जाए। और हम लोगों ने इत्तेफाक से शुरू किया और इसी तरह आगे बढ़ते चले गए। इसी दौरान हमारी शादी हो गई। तो 2007 में हमने अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी डाली। उस कंपनी का नाम डबल डायमंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड डाला। मैं नाम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग डायमंड का जुनून कितना ज्यादा था कि कंपनी का नाम भी दो डायमंड ने मिलकर डबल डायमंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड डाला। और उस कंपनी के थ्रू हमने इस पटना शहर में लगभग 16 अपार्टमेंट्स बनाए और एंजॉय कर रहे थे लाइफ को। उसी दौरान हमारी अमृता से शादी हुई। अच्छा, इनकी शुरू से एक ड्रीम थी कि हमें फॉरेन टूर पे जाना है। बाकी तो ये बात करेंगी, अपनी बताएंगी, लेकिन पहले तो जा नहीं पा रहे थे, और जब कैपेबल हुए जाने के लिए तो टाइम नहीं मिलता था। हमेशा ये हो जाता था कि चलो कब जाना है, लेकिन वो मुहूर्त नहीं निकल पाता था कभी। तो यही ऐसी लाइफ चल रही थी। अचानक ये घटना है 2015 की। हम लोग 4 दोस्त एक जगह बैठे थे और चारों ने मिलकर प्लान बनाया कि चलो ऑस्ट्रेलिया घूमने चलते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के लिए चारों फैमिली ने वीजा अप्लाई किया। उसमें से इत्तेफाक से 2 फैमिली का वीजा क्लियर हो गया और 2 फैमिली का वीजा क्लियर नहीं हुआ। तो जो नहीं हुआ उसमें 2 फैमिली में एक मेरी फैमिली थी। अब सबका मूड ऑफ हो गया कि न्यू ईयर हम ऑस्ट्रेलिया में मनाने वाले थे और अब तो कहीं नहीं जाना। तो मैंने सोचा चलो प्लान बी, एक काम करते हैं, ऑस्ट्रेलिया नहीं गए तो क्या हुआ, इंडिया में भी बहुत खूबसूरत बीचेस है गोवा के, वहां चलते हैं। तो मैंने करीब 17 दिन का प्रोग्राम बनाया पूरी फैमिली के साथ, और हम शुरू हो गए घूमने के लिए। गए 22 दिसंबर 2015 को यहाँ से निकले और 6 जनवरी को वापस लौटे 2016 को। वहां जैसे ही पहुंचे तो गोवा में जो होटल है, उस होटल के ठीक सामने जब हम पहली बार सी बीच पे खेल रहे थे और सी के अंदर गए, तो मेरा उस वक्त छोटा बेटा था 4 साल का। बोला पापा बॉल खेलते हैं, बॉल मारिए। तो जैसे ही मैंने बॉल मारा तो पानी में दिखा नहीं, बॉल के ठीक नीचे एक बड़ा सा स्टोन था, और उस स्टोन के कारण मेरा पांव का टो फ्रैक्चर हो गया और ब्लीडिंग होने लगी और तमाम परेशानियां होने लगी। और फिर वैसे ही बैंडेज करके और वापस हम अनूप जी एक मिनट है ना, आपकी ना आवाज नहीं आ रही है लोगों को। माय गॉड, हेलो, हमारी इस पे सुनाई दे रही है। हेलो, यस, होल्ड कीजिए, थोड़ा होल्ड कीजिए। हाँ जरा बोलिएगा, फिर से बोलिए। यस मैम, आ रही है, अब आने लगी। अच्छा, आ रही है। तो नेटवर्क इशू है। अब आप शुरू कीजिए, कोई बात नहीं। ओके, लोग अभी तक आपको सुनने, वॉल्यूम बहुत कम है। वॉल्यूम कम है? हाँ 100, मेरा फुल है। आपकी गलती नहीं है, हमें हमारे, चलिए आप कीजिए, आप कंटिन्यू कीजिए। राइट। तो इस आप तरीके से थोड़ा स्टार्ट कर सकते हैं, लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं सुना है। ओह माय गॉड, फिर से करूं? मतलब एक नटशेल में कर दीजिए। चलिए मैं बताता हूं दोस्तों। मैं जॉब बैकग्राउंड फैमिली से था और जॉब कर रहा था, लाइफ अच्छी चल रही थी। उसी दौरान नेटवर्क मार्केटिंग का कीड़ा काटा और एक बताने वाले एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में बताया। और जब वो जुनून सर पे चढ़ गया तो नेटवर्किंग इंडस्ट्री में आ गए। ये बात है 2000 की, सन 2000, आज से लगभग 21 साल पहले। जनवरी 2000 में मैं आया था, एमवे से स्टार्ट किया था और अच्छा करने लगा। और 8 महीने में हमने अपनी जॉब को रिजाइन कर दिया और फुल टाइम एमवे करने लगे। और 3 साल लगभग बहुत बढ़िया चला।
उसके बाद थोड़ा सा इनकम जो है स्टैग्नेट हो गई, इनकम बढ़ नहीं पा रही थी, तो हम प्रयास करने लगे कुछ और किया जाए। उसी सर्च के दौरान हमने अपनी कंस्ट्रक्शन की कंपनी डाली। हमारे ही एक बड़े भाई के समान एक मित्र थे, उनके साथ मिल करके हमने अपनी कंस्ट्रक्शन की कंपनी डाली। और इसी दौरान हमारी शादी हो गई अमृता से। जो हमारे साथ अमृता के साथ शादी हुई, वो जो फेज था वो बड़ा क्राइसिस वाला फेज था मेरा। और हमें समझ में नहीं आ रहा था कैसे क्या करें। तो उस वक्त अमृता जब आई, होता है कि मैक्सिमम ड्रीम्स तो बहुत बड़े हो गए थे। जब हम नेटवर्क इंडस्ट्री में आए तो हम ड्रीम्स बहुत बड़े हो गए थे, सपने बहुत बड़े हो गए थे, लेकिन पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो अंदर से एक छटपटाहट सी थी। तो इसी कारण से सर्चिंग मोड में आए और एक कंपनी अपनी डाली कंस्ट्रक्शन की। और उस कंस्ट्रक्शन से एज अ बिल्डर यहाँ पे काम करने लगे। पटना में लगभग 16 अपार्टमेंट हमने बनाए। और उसी दौरान हम लोगों का एक प्लान बना। 4 दोस्त मिलके हम लोग ऑस्ट्रेलिया जाने वाले थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का 2 दोस्तों का वीजा क्लियर हो गया, 2 दोस्त नहीं जा पाए। अनफॉर्चुनेटली उस नहीं जाने वाले में एक फैमिली मेरी भी थी। इस कारण से हम गोवा गए। और गोवा में हमारे पाँव में खेलने के दौरान अचानक एक चोट लगा और फ्रैक्चर हो गया पाँव। ये स्टोरी एक तरफ ये चल रही थी, हम वापस पटना लौट के आए। लेकिन इसी दौरान एक और स्टोरी आई। मई 2015 में हमारे एक पुराने मित्र राजेश गुप्ता जी हमसे फोन किए। 26 मई की बात है कि भैया हमारी, मैं जानता था वो ऑलरेडी मोदी केयर कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि एक अच्छी इनकम शुरू हो गई है और एक बेटा भी हो गया है, शादी हो गई है, तो हम चाहते हैं कि अब पटना शिफ्ट हो जाए। तो हमने कहा मोस्ट वेलकम, आ जाओ। तो ये 26 मई 2015 की बात है। अगले ही दिन 27 मई को वो भागलपुर से चल के आ गए और मैंने उनको अपने ही कैंपस में एक फ्लैट दिला दिया। अब वो तो बोले कि चूंकि मुझे अब बच्चों की स्कूलिंग वगैरह के लिए चाहिए, तो मैंने तुरंत दिला दिया। लेकिन आज भी ये पता नहीं है कि वो मुझे ज्वाइन कराने के लिए आए थे या सचमुच रहने के लिए आए थे, ये साजिश था या क्या था, ये आज तक पता नहीं चला। एनीवे, तो यहाँ आ गए और हम लोग साथ में खूब इंजॉय करते थे। लगभग 8 महीने, मैंने बताया मई 2015 से लेके जनवरी 2016 तक हम लगभग 8 महीने लगातार साथ रहा करते थे, घूमा करते थे, एंजॉय करते थे, डिनर करने जाते थे, मूवी देखने जाते थे, वाटर पार्क जाते थे। और वो आपको बार बार वो मुझे बोलते थे, भैया एक बार मोदी केयर समझ लीजिए, भैया एक बार मोदी केयर समझ लीजिए। तो मैं उनको सुनना नहीं चाहता था, मैंने मना कर दिया था, क्योंकि मेरे बैक ऑफ द माइंड एक चीज आ गई थी कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सब कुछ बहुत बढ़िया है, टीचिंग बहुत बढ़िया है, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, सेमिनार्स बहुत अच्छे होते हैं, मोटिवेशन बहुत जबरदस्त होता है, लेकिन लोगों को पैसा नहीं आता है। ये मेरे बैक ऑफ द माइंड मेरे बैठ चुका था, क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में काफी पैसे देखे थे और यहाँ लोगों को मैंने देखा था कि लोगों को पैसे नहीं आते हैं। ये मेरी अपनी थ्योरी थी। तो हम देख पा रहे थे कि ये चीज भुलावा है, खाली मतलब क्या बोलेंगे, लिफाफा बड़ा है, अंदर मजमून है ही नहीं। तो इसलिए मैं उनको सुनना नहीं चाहता था, बार बार लगातार नहीं सुनना चाहता था। एक बार की घटना आपको स्पेशली बताना चाहूंगा कि हम लोग रात में डिनर करके लौट रहे थे और मैं ड्राइव कर रहा था, राजेश जी बगल में बैठे थे, पीछे अमृता और उनकी वाइफ मनीषा एंड बच्चे लोग सब बैठे थे। अचानक नेटवर्कर क्या होता है, बड़ा शातिर होता है, वो बार बार बात को घुमा के और अपने टॉपिक पे ले जाना चाहता है। तो राजेश जी भी ने बातों को घुमाते हुए मोदी केयर पे जैसे ही लाया, मैंने कार का ब्रेक मार दिया। मैंने कहा, मना किया ना कि मैं मोदी केयर के बारे में बात नहीं करना चाहता, अगर अगली बार मुझसे बात किया तो मैं गाड़ी से उतार दूंगा, तुम पैदल आना घर पे, मैं चला जाऊंगा। हम लोग घर आए, अमृता काफी नाराज थी उस दिन। आप बोले आप बड़ा बदतमीजी करते हैं, बताइए राजेश भैया को आपने ऐसे कर दिया। मैंने कहा, भाई मैं जब सुनना नहीं चाहता, वो बार बार क्यों मोदी केयर बताता है, वो मुझे क्या बताएगा, मैं ही उसको लेके आया नेटवर्क मार्केटिंग में, आज वो मुझे क्या बताएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग की क्या है क्या नहीं है। तो वो मैं जब सुनना नहीं चाहता तो वो क्यों बताता है। दोस्त, ये इंसिडेंट मैं आपको जानबूझ के डिलिबरेटली बता रहा हूं कि वो वही अनूप गुप्ता था जो राजेश गुप्ता को अपने कार से उतारने के लिए उतारू था, और आज वही अनूप गुप्ता आपको मोदी केयर समझा रहा। तो दिस कैन बी हैपन इन योर लाइफ। मैं थैंकफुल हूँ राजेश गुप्ता का, इतना इंसिडेंट होने के बावजूद भी उन्होंने मुझसे नॉक करना नहीं छोड़ा। हुआ क्या कि जब मैं गोवा से लौटा अपनी टांग तुड़वा के, मैं छत पे लेटा था धूप में, अचानक राजेश जी आए, बैठ के बातचीत हो रही थी और उस दिन फिर से उनको मौका मिल गया। बोले भैया आज आप एक बार सुन लीजिए। मुझे भी लगा चलो इतने दिनों से बोल रहा है, इसका मन रख लेते हैं, और मेरे को भी कहीं जाना नहीं, कोई काम नहीं है, घर पे ही बैठना है, तो मैं सुनने लगा।
वो दौड़ के भाग के गया, बैग लेके आया और सारा चीज उसने प्लान दिखाना शुरू किया, ब्ला 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 ब्ला। यकीन मानिए दोस्तों, राजेश जी ने उस दिन जो कुछ भी बताया 99% मैंने नहीं सुना, क्योंकि वो नीचे कागज पेन पे बता रहे थे, मैं सोच कहीं और रहा था, गिट्टी वाले को पैसा देना है, छड़ वाले को इतना देना है, ये करना, उससे ये लाना है। मैं दिमाग ही नहीं लगा रहा था, मैं तो जस्ट उसको ऑब्लाइज करने के लिए मैंने हाँ बोल दिया था कि चलो खुश हो जाएगा, इतने दिनों से बोल रहा। लेकिन जैसे ही प्लान खत्म करने के बाद उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन करना शुरू किया प्रोडक्ट का, और जैसे ही नीला पानी सफेद हुआ, अनूप गुप्ता का इंटरेस्ट आ गया। उन्होंने कहा हुआ क्या, ये क्या चीज हुई, जरा राजेश फिर से बताओ ये क्या चीज है। और दोस्त वो तारीख था 8 जनवरी 2016। आप लोगों ने शायद 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे का प्लान देखा होगा और ज्वाइन कर लिया होगा। दोस्त मेरा प्लान 4 दिन चला, 8 तारीख से शुरू हुआ और 12 तारीख तक कंटिन्यूअसली ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन, ये बताओ ये बताओ, ऐसे बताओ, ट्रैवल फंड बताओ, फॉरेन टूर का बताओ, कार फंड बताओ, वो हर चीज प्रोडक्ट्स के बारे में बताओ। 8 जनवरी 2016 से करते करते 12 जनवरी 2016 को मैंने कहा कि राजेश मैं खेलेगा, मैं ये बिजनेस करेगा। मैंने शुरुआत के लिए हामी भर दी, लेकिन शुरू नहीं किया दोस्तों। देखो दोस्तों, डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग, होता क्या है हमारे साथ, आ तो जाते हैं बिजनेस में लेकिन वो डिसीजन नहीं लेते हैं। दिक्कत यही है, इतना कुछ होने के बावजूद भी वो पूछते हैं सर 10,000 का चेक आ जाएगा ना, सर 5,000 रुपया कमा लेंगे ना, सर 50,000 रुपया आएगा ना। वो इसलिए पूछते हैं क्योंकि वो डिसीजन लेके नहीं आते हैं। मैंने 5 दिन, वो बोलते हैं ना देर आए लेकिन दुरुस्त आए, मैंने 5 दिन जरूर लगाया दोस्तों, लेकिन जब मैं आया था तो पूरे डिसीजन के साथ आया। और 12 जनवरी को मैंने राजेश जी को बोला कि राजेश मैं ये बिजनेस करूंगा, और 20 जनवरी से मैंने ये बिजनेस की शुरुआत करी। आपके दिमाग में फिर एक बात आई होगी कि जब हाँ बोल दिया, प्लान देखा 8 तारीख को, 12 तारीख को जब डिसीजन ले लिया, तो 20 से शुरू क्यों किया। दोस्त मैं तैयारी कर रहा था, तैयारी जीत की। जब हम 1 सप्ताह के लिए कहीं घूमने जाते हैं, 2 दिन के लिए कहीं घूमने जाते हैं, तो हम अपनी पैकिंग करते हैं, तैयारी करते हैं। तो यहाँ तो मैं अपनी जिंदगी की बहुत लंबी पारी खेलने जा रहा था, तो हमें तैयारी करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग हैं जो बिना तैयारी किए बस कूद जाते हैं। मैंने उन 8 दिनों में मोदी केयर के बारे में जो कुछ भी जानकारी हमें मिल सकती थी, मैंने लेने की कोशिश की, चाहे वो प्रोडक्ट की हो, चाहे वो कंपनी की हो, चाहे वो प्लान की हो, चाहे वो फीचर्स की हो, और सारे प्रोडक्ट्स को टेस्ट किया, एक एक प्रोडक्ट चेक किया, क्या क्या चीज है, नहीं जरूरत थी फिर भी उनको ला करके अपने घर में यूज करना शुरू किया, ताकि हम लोगों को उसके बारे में बता पाए। और 20 जनवरी 2016 से हमारे बिजनेस की शुरुआत हुई। शुरुआत होने के पहले एक घटना हुई। राजेश जी ने एक दिन, मुझे याद है ड्राइंग रूम में हम बैठे थे, अमृता मटर छील रही थी और मैं कुछ पेपर वर्क कर रहा था और राजेश जी इनसे बात कर रहे थे। तो राजेश जी ने इनको बोला भाभी भैया बहुत बढ़िया कर लेंगे मोदी केयर में और बहुत जल्दी 1 लाख की इनकम पे पहुंच जाएंगे। इसने अमृता ने बोला छोड़िए ना, जो आता है ऐसे ही बोलता है, आप भी शुरू हो गए। मेरा कान खड़ा हो गया, क्योंकि इतने साल एमवे करने के बाद जो मेरा हाईएस्ट चेक था वहां से, वो 78,000 रुपीज का था। और कुछ फॉरेन ट्रिप्स हमने लिए थे, इनको नहीं ले जा पाया था, अपनी मदर को ले गया था, खुद भी गया था, तो इनके साथ एक मलाल था फॉरेन ट्रिप नहीं जाने का। तो मेरा कान खड़ा हो गया। हमने कहा राजेश क्या बोला, 1 लाख की इनकम पे यहाँ कब पहुंचेंगे। तो उसने बोला भैया 3 महीने में पहुंच जाएंगे। मैंने कहा तुम 90 दिन बोल रहे हो, चलो मैं 100 दिन देता हूं, अगर 100 दिन में मैं 1 लाख की इनकम पे नहीं पहुंचा तो मैं ये बिजनेस कंटिन्यू नहीं करूंगा। बोला ठीक है, डन। मैं दंग रह गया। जो बंदा खुद उस वक्त राजेश जी की इनकम लगभग 1,40,000 के आसपास थी, और पिछले 5, 7, 8 महीने से मैं हर महीने की इनकम इनको जान रहा था, क्योंकि वो मुझसे शेयर करते थे। 1,08,000, 1,12,000, 1,18,000, 1,22,000, 1,26,000, ऐसे ही उनकी इनकम उस समय आ रही थी। तो जिस वक्त मैंने ज्वाइन किया उस वक्त उनकी 1,40,000 की इनकम थी। तो सामने वाला बंदा जिसको खुद 1 लाख की इनकम आने में 2.5 पौने 3 साल लगे, वो मुझे इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा है कि आप 3 महीने में 1 लाख की इनकम पे पहुंच जाएंगे। मैं इंप्रेस हो गया दोस्तों। इसलिए क्योंकि लोग जब आप किसी के पास जाते हो तो वो समीर मोदी को नहीं जानते, वो मोदी केयर को नहीं जानते, वो प्रोडक्ट नहीं जानते, वो आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं। जब आप किसी भी प्रोस्पेक्ट से बात करते हो तो वो आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं कि आप कैसे हो। और वही चीज हुआ, मैंने राजेश जी का वो कॉन्फिडेंस मुझे क्लिक कर गया कि इस बंदे में जब इतना कॉन्फिडेंस है तो मैं कर सकता हूं। और वहीं से कहानी शुरू हुई। मैंने 3 कंडीशन लगाया। सबसे पहला कंडीशन लगाया 100 दिन का, कि 100 दिन अगर पूरा नहीं हुआ तो मैं नहीं करूंगा। बोला ठीक, डन। दूसरा मैंने बोला मेरा एक बिजनेस है, मैं पटना छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा।
आप बोलोगे अभी भागलपुर चलो, कटिहार चलो और बनारस चलो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, लोगों की कमी नहीं है, मैं पटना में ही बिजनेस बिल्ड करूंगा। उसने बोला ठीक है। तीसरा कंडीशन कि ये मुझसे बहुत दिन हो गया, ये प्लान दिखाए हुए, डेमो किए हुए, मैं कुछ जानता नहीं हूं, तो अगले 3 महीना आप मुझे हेल्प करोगे। और दोस्त उन्होंने उसके लिए भी हामी भर दी, बोला जो मेरा नॉर्मल ट्रिप्स होता है, टूर होता है टीम के लिए, उसको छोड़ के बाकी जितने भी दिन मैं यहाँ पटना में रहूंगा मैं आपको हेल्प करूंगा। मैं शुक्रगुजार हूं क्योंकि राजेश गुप्ता सर उस समय रॉयल ब्लैक डायमंड थे और आरबीडी होकर के उन्होंने ये तीनों कंडीशन मेरे मान लिए और मेरे साथ इतनी जबरदस्त मेहनत करी। मैं आपसे बातचीत करूंगा और किस तरीके से वो सारा संयोग बना, लेकिन वहीं से इस मोदी केयर के करियर की शुरुआत हुई। और मैं चाहूंगा कि इस पूरे प्रकरण में, बल्कि पूरी मेरी लाइफ में जो हमारी प्रेरणा है, जो हमारे साथ एनी टाइम खड़ी रही, सब चीज उस एक मजबूत पिलर की तरह और हमें एक बैक फोर्स दिया हमेशा, तो मैं उनसे आपसे रिवरी कराना चाहता हूँ। माय ब्यूटीफुल वाइफ अमृता गुप्ता। ओवर टू अमृता प्लीज। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा लग रहा है मैम, आज आपकी टीम में मैं आई और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। काफी गर्व महसूस कर रही हूँ मैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं बताना चाहूंगी कि जब मैं बिहार के एक छोटे से शहर छपरा से बिलोंग करती थी और जब मैं पढ़ाई करती थी, मैं छोटी थी, तो मेरे सपने बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे। तो मैं जब सपने देखती थी तो हमेशा सपने जब आप देखते हैं तो आप ये नहीं सोचते कि सपने पूरे कैसे होंगे। सपने जब आप देखते हैं तो सिर्फ आप देखते हैं सपने, और भगवान कहीं ना कहीं उन सपनों को पूरा करने का जरिया दे देता है। तो मैं भी एक छोटे से शहर से थी, लेकिन सपने बहुत बड़े बड़े देखा करती थी और मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई सब कंप्लीट की, ग्रेजुएशन किया। और फिर जब मेरी शादी की बात शुरू हुई तो उस वक्त मेरे घर में कई ऑप्शन आए कि डॉक्टर थे, इंजीनियर्स थे, एमबीए थे, उनमें एक ऑप्शन गुप्ता जी का भी था। तो ये उस वक्त एमवे में प्लैटिनम थे, तो एक अच्छे पोस्ट पे थे। तो घर में ये चर्चाएं होने लगी कि डॉक्टर से को हाँ बोले या इनको हाँ बोले, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था। तो चूंकि मेरे पापा भी नेटवर्क मार्केटिंग में थे तो उन्हें पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या लाइफ होती है, उन्हें पता था कि ये फॉरेन ट्रिप ले चुके हैं, अच्छे पोस्ट पे हैं, काफी घूमते रहते हैं और लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो उन्होंने बताया कि तुम देखो बाकियों के साथ लाइफ को एंजॉय शायद नहीं कर पाओगी, लेकिन ये ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो मेरी इनसे शादी हो गई। मैं ढेर सारे सपनों को लेकर इनके साथ आई, लेकिन इत्तेफाक है कि जैसे ही मैं इनकी जिंदगी में आई, सपने तो छूट बहुत दूर, एक नॉर्मल जिंदगी भी शायद काफी अच्छी नहीं चल रही थी और हम दोनों ही उससे सेटिस्फाई नहीं थे। हमारी शादी के 1 साल के बाद बेटी हुई और हम दोनों अपने अपने लाइफ में बिजी हो गए। ये बिजनेस में एमबे करते थे, बिजी हो गए, मैं अपने घर गृहस्थी में बिजी हो गई और हमें ऐसा लग रहा था कि हमें दूर दूर तक कहीं भी अपने सपने पूरे होते हुए नहीं दिख रहे थे। इनकम भी काफी कम थी, जिससे हमारी लाइफ स्टाइल बहुत ही नॉर्मल चल रही थी, हम कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने ये कभी कभी सोचा कि अरे मैं कुछ क्या सोच कर आई और मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन मैंने अपने आप को, अपना पोस्चर और अपने कॉन्फिडेंस को कभी भी डाउन नहीं होने दिया, क्योंकि हम जिस परिस्थिति में भी थे उस परिस्थिति में भी हम बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स लिखा करते थे। और हमारे पास आज भी वो डायरी है जिसमें हमने अपने 150 से 200 ड्रीम्स लिखे थे। और उस वक्त मैं शायद उस स्थिति में नहीं थी कि मैं वो सपने लिखूं, लेकिन उस वक्त मैंने उस डायरी में जो कुछ भी लिखा था वो बियॉन्ड इमेजिनेशन था। और वो डायरी आज भी मेरे पास है। तो मैं ये हमेशा सोचती हूँ कि जब आप सपने देखें तो वो कभी भी अपनी स्थिति के हिसाब से मत देखें, क्योंकि सपने वो होते हैं जो आसानी से पूरे ना हो। मैं जिस कंडीशन में आई थी, मैं नई थी, हमारी अरेंज मैरिज थी, मैं इन्हें जानती भी, मतलब 1 साल के बाद हमारी शादी हो गई, एंगेजमेंट के 1 साल के बाद शादी हो गई। तो मैं जानती भी नहीं थी कि ये इंसान क्या कर सकता है या नहीं कर सकता है, लेकिन मुझे विश्वास था कि हम दोनों मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जब हमने अपने ड्रीम लिस्ट बनाई थी तो उस वक्त मैंने बहुत बड़ी बड़ी चीजें उसमें लिखी थी। उसी वक्त मैंने BMW लिखा था, डायमंड का नेकलेस लिखा था, हॉस्पिटल्स लिखे थे, अनाथ आश्रम लिखा था, मंदिर लिखा था। लेकिन उस वक्त हमारी जो स्थिति थी वो मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ही नॉर्मल जिंदगी, एक बिल्कुल सामान्य सी जिंदगी थी, लेकिन सपने बड़े बड़े थे। और मैं ये थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि आज हमने उन सपनों में, उन 150 सपनों में 120 अपने ड्रीम्स पूरे कर लिए हैं। तो हमने उस सपने को जब लिखा तो हमें खुद भी नहीं विश्वास था।
हमारी जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। हमने सोचा कि इसके अलावा भी कुछ करते हैं, जैसा कि इन्होंने बताया। फिर इन्होंने कंस्ट्रक्शन का बिजनेस शुरू किया। बिजनेस में काफी बिजी हो गए, मैं अपनी फैमिली में बिजी हो गई, लेकिन हमारे सपने जो थे वो वैसे ही जस के तस थे। तो जब मैं पहले जिस कंपनी में थी वहां में ये था कि हमारा डेडिकेशन बहुत हाई था। हमने जब भी जिस काम को हाथ में लिया या जिस चीज को लिया उसके प्रति हम हमेशा ही लॉयल रहे। हमने उस कंपनी में बहुत मेहनत की, बहुत कुछ सीखा, हमने बहुत अच्छी टीचिंग्स ली और बहुत लोगों की जिंदगी बदलने के बारे में भी सोचा। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें हमारे सामने आ जाती थी कि लोग हमें देखते थे कि अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो, आप फॉरेन ट्रिप नहीं ले पा रहे हो, 10 साल हो गए आपको ये बिजनेस करते हुए, आप फॉरेन पे नहीं जा रहे हो, आप हमें क्या ले जाओगे। उस वक्त जब ये लोग मजाक उड़ाते थे, उस वक्त लोगों के घर अगर मैं प्रोडक्ट बताने जाती थी तो उस वक्त लोग हमें कहते थे कि अरे मैंने बहुत सुना है, बहुत अजीब तरीके से ट्रीट करते थे। तो उस वक्त कभी कभी मैं झल्ला जाती थी कि मुझे नहीं करना ये बिजनेस, लोग तो यहाँ रिस्पॉन्स नहीं देते। लेकिन फिर भी मैं दूसरे दिन किसी को बताती थी बिजनेस के बारे में, सपनों के बारे में, और हम सफलता नहीं पाते थे। मैं उस वक्त जब हमारा लास्ट 12 ईयर पे हम ये डिसाइड होता था कि हम ट्रिप पे नहीं जा रहे हैं, और जब ये बोलते थे तो उस वक्त मैं आंख से आंसू तो नहीं आते थे लेकिन मैं दिल से बहुत रोती थी, क्योंकि मुझे फॉरेन ट्रिप का बहुत शौक था और मैं बहुत दुखी हो जाया करती थी। फिर जब इन्होंने कंस्ट्रक्शन का बिजनेस शुरू किया तो ये हमेशा कहते थे कि चलो जब चलना है, कहाँ चलना है, चलो ले चलते हैं। लेकिन इत्तेफाक हो जाती थी कि टाइम नहीं था, पैसा तो था लेकिन टाइम नहीं थी। फिर हमारी जिंदगी में मिस्टर राजेश गुप्ता एंड मनीषा कंचन आए। मैं दिल से उन्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी बताई। जब इस बिजनेस में हम आए, हमने प्रोडक्ट के डेमोज देखे। प्रोडक्ट का प्लान तो मैंने नहीं उस समय समझा, लेकिन मुझे प्रोडक्ट बहुत पसंद आए, क्योंकि पहले मैं जिस प्रोडक्ट को यूज कर रही थी उसकी क्वालिटी तो अच्छी थी लेकिन रेंज काफी हाई थे। इस प्रोडक्ट को जब मैंने यूज करना शुरू किया तो मुझे किसी ने नहीं बोला कि बिजनेस कैसे करना है। मैं बिल्कुल शुरू हो गई इस बिजनेस को करने के लिए, क्योंकि दो चीजें इस बिजनेस में मुझे बहुत ही सेल्फ सेटिस्फेक्शन दी। जो चीजें थी प्रोडक्ट, जब मैं प्रोडक्ट अपने फ्रेंड्स में, किसी सर्कल में किसी को बताती थी या अपने रिलेटिव्स को बताती थी, तो उस वक्त मैं ये सोचती थी कि मैं उसकी मदद कर रही हूँ। उस वक्त मेरे दिमाग में बिजनेस नहीं चल रहा होता था, क्योंकि मुझे पता है कि रेंज इतने सही है और प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी है। अगर तुम अपने बच्चों को दोगे, अगर तुम अपने घर के बड़े बुजुर्ग को दोगे, तो ये प्रोडक्ट काफी फायदेमंद है और आप अफोर्ड कर सकते हैं। उस वक्त मैं बिजनेस नहीं करती थी, लेकिन ये प्रोडक्ट्स इतने अच्छे थे जिसने मुझे ये इंस्पायर किया कि मैं लोगों की जिंदगी बदलूं। इस बिजनेस में हमने बहुत जल्दी सक्सेसफुल हुए, बहुत जल्दी सफलता पाई। लेकिन हमने इस बिजनेस को सफलता पाने के लिए कभी कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया। हमारी वो पिछली टीचिंग्स जो थी ना, वो हमारे काम आई। और जो ये इतना बढ़िया प्लान, जो समीर सर के लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने इतना बढ़िया प्लान बनाया जिसने कई लोगों की जिंदगी बदली। मैंने उस बिजनेस में मैं 10 साल फॉरेन ट्रिप के लिए तरसी थी। मैंने यही देखकर इनसे शादी की थी। और जब मैं मोदी केयर में आई, मैंने पहला फॉरेन ट्रिप जो अचीव किया, उसमें मैं अपने साथ 50 लोगों को लेके गई। तो उस वक्त मैं बाकायदा उस हॉल में रो रही थी जब उन 50 अचीवर्स को स्टेज पे बुलाया गया था। बात यहाँ फॉरेन ट्रिप्स की नहीं, बात यहाँ सपनों की है। बात यहाँ है कि आपने जो सोचा, हर किसी का अलग ड्रीम हो सकता है, अलग प्रायोरिटी हो सकती है। मेरे सपने फॉरेन ट्रिप्स थे, मैंने पूरा किया, मेरे साथ कई लोगों ने पूरा किया। बहुत खुशी मिलती है, बहुत सुकून मिलता है जब लगता है कि आपके साथ इस बिजनेस में वो सारे लोग सक्सेसफुल हैं, आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें जब सफल होते हुए देखती हूँ तो इतनी खुशी मिलती है। वो चीजें ज्यादा हमें फोर्स करती हैं आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान अपने लिए कुछ ना कुछ कर रहा है, अपने लिए रोजी रोटी कर रहा है, अपने सपनों को पूरा करने में लगा पड़ा है। लेकिन एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ इसने हमें मौका दिया कि हम दूसरों की जिंदगी भी बदले। मैंने हमेशा अपने सपनों का जो साथ है ना, वो कभी नहीं छोड़ा। मैं ये चीज हमेशा सबसे कहती हूँ कि स्थितियां कैसी भी हो, आप किस भी माहौल में हो, लेकिन अपना सपना जो है वो हमेशा फिक्स करो कि आपको क्या पाना है जिंदगी से। क्योंकि जब तक आप अपने ड्रीम को फोकस नहीं करोगे, आप उस स्थिति से आपको नहीं पता कि आप कब बाहर निकलोगे। भगवान प्लानिंग कर देता है कि आपके सपने पूरे करने के लिए वो क्या रास्ता देगा। मोदी केयर मुझे उसी गिफ्ट के रूप में मिला भगवान से, जिसने मेरे इतने सारे सपने पूरे किए। इस बिजनेस से हमने अपना ड्रीम हाउस लिया, ड्रीम कार ली, हमारे नीचे इतने सक्सेसफुल लोग हैं। तो ये सब कुछ जब मैं देखती हूँ तो लगता है कि हमारी वो 10 साल की जो मेहनत थी वो रंग लाई। लोगों को लगता है कि हम 17 महीने में जीबीडी गए, लेकिन मुझे लगता है कि हम 10 साल से लगे हुए थे। सिर्फ ये प्रोसेस होने में हमें 17 महीने लगे। सक्सेसफुल तो हम उसी दिन थे जिस दिन हमने सपने देखना शुरू किया था। तो
हम इसी सोच से हमेशा आगे बढ़े, इसी सोच से हमने इस बिजनेस को किया। और मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ अपनी ग्रेट अपलाइन सुरेखा मैम को। मैम, जब हम इस बिजनेस में आए, हमने 5 लाख की इनकम कभी इमेजिन नहीं की थी, हमें मिली। और जब हमें वो इनकम मिली, हम बहुत स्थिर हो गए थे। लेकिन आपने हमें वो विजन दिया कि हम 1 CR में जाए, और आपके ही बताए हुए मार्गदर्शन को फॉलो किया हमने, और हम आज 1 CR में हैं, क्योंकि हमारे साथ ऐसे ग्रेट अपलाइन हैं जिन्होंने हमें ये मोटिवेट किया कि आप इससे भी आगे करो, वरना हम तो वहीं रुके हुए थे, उसी में खुश थे। तो मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ कि हमारे साथ ऐसी गाइडलाइन है जो हमें हाथ पकड़कर ऊपर उठाती है। और आज जिंदगी में इतनी खुशी, इतना सुख और इतनी शांति है, मैं बता नहीं सकती दोस्तों। क्योंकि ये सब कुछ मुझे मिला मेरे सपनों की वजह से। मैंने इस सपनों को और इन सफलता को पाने के लिए कोई पढ़ाई नहीं की, कोई पूंजी नहीं लगाई, किसी का बुरा नहीं किया, किसी से उधार नहीं लिया, किसी का नुकसान नहीं किया, लोगों को आगे बढ़ाते गई और अपने सपनों को पूरा किया। तो मेरे इस सफलता में जो सबसे बड़ी चीज थी ना, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे सपने थे। क्योंकि अगर मेरे सपने ना होते तो मैं इतनी सफल ना होती। मैं एक बहुत ही छोटे शहर की लड़की थी, मेरे पास मेरी पूंजी सिर्फ मेरे सपने थे, उनको फॉलो किया। मेरा रेडियो पे इंटरव्यू जब आया, उस वक्त मैंने अपने घर में किसी को नहीं बताया। मैं जब रेडियो पे इंटरव्यू देने गई तो मेरे घर में किसी को भी नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मेरे बच्चों को भी नहीं पता था, क्योंकि मैं इतनी सरप्राइज थी कि मुझे लगा ये पहले हो जाए फिर मैं इसे बताती हूँ, क्योंकि वो मेरी इमेजिनेशन से बाहर की चीज थी। तो ये सब कुछ जो मुझे मिला, ये सब कुछ जो मैंने पाया, तो क्या आप ये सोच सकते हैं कि एक सिंपल सी लड़की जिसने ग्रेजुएशन किया, जिसने मैंने बीएड भी किया था और मैंने सीटेट भी क्वालिफाई किया था, लेकिन मैंने कभी जॉब करने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं जॉब करती तो ना ही मैं अपने बच्चों को देख पाती और ना ही मैं अपने काम पे कंसंट्रेट कर पाती। लेकिन मैंने इस बिजनेस को किया, अपनी मर्जी से किया और अपने सपनों को पूरा किया। और आज आप लोगों के आशीर्वाद से मैं इस बिजनेस में आगे बढ़ रही हूँ और उन सभी लोगों के सपनों को पूरा करने में उन्हें सहयोग कर रही हूँ। और आशा करती हूँ कि जितने भी लोग हमारे साथ हैं वो आगे बढ़े और अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। आज अमृता जी मैं आपकी फैन हो गई। थैंक यू मैम, आपकी दीवानी हो गई हूँ और आपको मैं 10 घंटे 15 घंटे 20 घंटे सुन सकती हूँ। थैंक यू मैम। रोए खड़े कर दिया आपने, आत्मा तक हिला दी। मैं दोबारा जन्म लेके फिर से इतना ही करने को तैयार हूँ। आज मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है, आपने मेरी इतनी तारीफ की, तो थैंक यू मैम। यू आर अमेजिंग। अनूप जी, सोने की खदान है आपके पास तो। जी मैम, लेकिन इन्हीं से बहुत घबराता था पहले, क्योंकि जब हमारी शादी हुई थी, इनके ड्रीम्स बड़े सोफिस्टिकेटेड वाले हैं। आज भी इनसे एक से एक डिजाइनर का नाम पूछिए, और बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, हम शेयर कभी करेंगे फिर कभी और। तो मैं बड़ा डरा करता था जिस वक्त मेरी शादी हुई, और इनके एक से एक ऋतु कुमार का लहंगा लेना है और ये करना है वो करना है। मैं बहुत मेरे भी सपने थे, लेकिन रियलिटी भी मेरे को हिट करती थी। मैं आपको बताऊं, जब नई नई शादी हुई थी तो पटना में एक कॉम्प्लेक्स है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, इसको मौर्या लोग बोलते हैं। तो हम और अमृता दोनों शॉपिंग करने जाते थे और हाथ में हाथ डाल के घूमते थे। तो इनको बड़ा अच्छा फीलिंग होता था कि मेरे हस्बैंड इतना प्यार करते हैं कि मेरा हाथ पकड़ के मार्केट में घूम रहे हैं। लेकिन मेरी मनस्थिति कुछ और थी कि गलती से किसी शोरूम में घुस गई और कोई महंगी सी चीज पसंद कर ली तो मैं दिला नहीं पाऊंगा। इस शर्मिंदगी से बचने के लिए मैं हाथ पकड़ के घुमा करता था। दैट वाज द टाइम। और आज है कि आज अपने मन से शॉपिंग करती हैं, सब कुछ। थैंक यू मोदी केयर, थैंक यू राजेश एंड मनीषा एंड यू ऑल अपलायंस, क्योंकि हमारी लाइफ में जो कुछ भी 180 डिग्री का जो परिवर्तन आया है वो हमारे उस मोदी केयर के परिवर्तन प्लान के कारण आया है। दोस्तों, सचमुच बहुत बड़ा चेंज आया है। मैं आपको बताऊंगा कि जब राजेश जी के साथ वो कमिटमेंट हो गया, मैंने भी उनको एक कमिटमेंट दिया। जब 3 कमिटमेंट पे राजेश जी ने ओके बोल दिया तो मैंने उनको एक कमिटमेंट दिया कि राजेश, इसको पाने के लिए मैं तुमको कहीं से भी मौका नहीं दूंगा कि कल को तुम अगर 1 लाख की इनकम मेरी नहीं पहुंच पाई तो तुम ये बोल सको कि भैया आपने ये काम नहीं किया, भैया आपने ये काम नहीं किया, भैया आपने यहाँ बहाना बना दिया इसलिए 1 लाख रुपया नहीं आया। मैं बिल्कुल कमिटेड था। मैंने अमृता से बोला कि अमृता, मुझे एक 100 दिन के लिए, 100 दिन का कमिटमेंट था। हमने कहा 100 दिन के लिए मुझे भूल जाओ। और सचमुच ये वही अमृता है जब बाहर रोड पे निकलती थी तो मेरा कपड़ा शर्ट पकड़े रहती थी।
रोड पे चल रहे तो पकड़ी रहती थी। मैं कहता था भीड़ नहीं है, फिर भी इतनी डरी रहती थी। और आज इसने पूरी तरीके से पूरी फैमिली का काम संभाला। 100 डेज मैंने इनको बोल दिया कि आप भूल जाओ, बच्चे स्कूल गए नहीं गए, सब्जी आया नहीं आया, ट्यूटर आया नहीं आया, मैं कुछ नहीं जानता, आई डोंट नो एनीथिंग, आई एम टोटली सोल्ड आउट टू मोदी केयर। क्यों? क्योंकि हमें वो करके दिखाना और मुझे बहुत सारे लोगों को जवाब देना था, क्योंकि बहुत सारी चीजें बैक ऑफ द माइंड चल रही थी। बोलते हैं ना कि अगर किसी से बदला लेना है तो सक्सेस इज द बिगेस्ट रिवेंज टू टेक विद एनीवन। तो वो चीजें बैक ऑफ द माइंड चल रही थी और कहीं ना कहीं वो मोदी केयर मिल गया, वो प्रोडक्ट्स दिख गए, मुझे अंदर से एक विश्वास आ गया। और राजेश जी के साथ दोस्तों, हम और राजेश जी, मैंने आपको बताया मैं 0% पे था और राजेश जी उस वक्त रॉयल ब्लैक डायमंड थे। हम दोनों लोग लगातार काम शुरू किए। मैंने लिस्ट बनाई लोगों की, 8 दिन मैंने बोला प्रिपरेशन किया, ज्यादा से ज्यादा लोगों की लिस्ट बनाई और 20 जनवरी 2016 से इस काम को शुरू किया। मैं लोगों को अप्रोच करता था, लिस्ट बनाता था और जाके उनको डेमो प्लान, राजेश जी, हम राजेश दोनों साथ जाते थे, लेकिन दिखाते राजेश जी थे। और यकीन मानिए दोस्त, उस 100 दिनों को मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, क्योंकि वो जो 100 दिन थे, आप लोग जॉब करते होंगे, आप लोग बिजनेस करते होंगे, आप कुछ भी करते होंगे, आप रोज जाते होंगे और सेम डे लौट के आते होंगे। हमने और राजेश जी ने सेम डे कभी भी घर अप्रोच नहीं किया वापस। हम जब भी आए 12 बजे के बाद आए, 12, 12:30, 1, 1:30, 2, 2:30, 4, 4:30 बजे सुबह आए। इतना बस जुनून था काम का। रात के 2 बजे राजेश जी हम दोनों का फोटो डाला करते थे और कैप्शन लिखे थे, 2 दीवाने शहर में रात में और दोपहर में ढूंढते हैं, प्रोस्पेक्ट ढूंढते हैं। वो ग्रुप में मुझे आज भी याद है, लोग बोलते जुनून था, एक अंदर से एक पागलपन था, क्योंकि दिख गया था। और जब कुछ दिख जाए तो फिर ट्राई नहीं करना है दोस्तों। मेरा फंडा बहुत क्लियर है, देयर इज नो ट्राई, आइदर डू और डाई। जब इस कंडीशन पे जब आप आ जाते हो ना, तो चीजें आपकी निकलनी शुरू हो जाती है। और मैं आपको बताऊं, बड़ा एक से एक ऐसा नहीं, गलतियां मुझसे भी हुई। मैं आपको बताऊं, लोगों से जब मैं मिलवाता था, राजेश जी, ये निशान जी हैं और ये राजेश जी हैं, और दोनों को मिलवा दिया और राजेश जी पता चला उनको प्लान दिखा रहे हैं और मोबाइल पे मैं कैंडी क्रश खेल रहा हूँ बड़े आराम से बैठ के। मैं वो डेमो कर रहे हैं, मैं कैंडी क्रश खेल रहा हूँ। 10 दिन 15 दिन जब बीता, तब एक दिन अचानक सडनली एहसास हुआ मुझे कि ये बड़ा गलत कर रहा हूँ मैं। मेरा ऑफलाइन प्लान दिखा रहा है, मेरा ऑफलाइन डेमो दिखा रहा है और मैं मोबाइल पे कैंडी क्रश खेल रहा हूँ। दोस्तों, जब तक आपको अपनी गलती का एहसास नहीं है, तब तक वो गलती है। लेकिन जिस दिन एहसास हो गया, उसके बाद वो क्राइम बन जाता है। वो दिन और आज का दिन है, फिर कैंडी क्रश वापस री इंस्टॉल नहीं हुआ मेरे मोबाइल में। और मैंने उसी दिन राजेश को बोला, राजेश एक काम कर, अब कल से डेमो मैं करूंगा, प्लान तू दिखाना। बोला ठीक है भैया। वो मुस्कुरा रहा, स्माइल दे रहा था, बोला ठीक है भैया। तो इस तरीके से हम सिर्फ उस वक्त काम करते थे, पागलों की तरह काम करते थे, जो मिला। और उन 100 दिनों में अगर आप हमसे पूछोगे कि मुझे और राजेश सर को क्या चीज की सबसे ज्यादा चाहत थी, तो 2 चीजें थी। एक थी नींद, क्योंकि हम सो नहीं पाते थे। रात के 4 बजे भी आते थे, सुबह के 4 बजे भी आते थे, तो 11 बजे फिर निकल जाते थे। ऐसा नहीं कि आज फिर छुट्टी मार दो, क्यों? क्योंकि सुबह 4 बजे आए हैं, नहीं, काम करना है, मतलब करना है। तो हम ये नहीं सोचते थे, एक और बात कभी नहीं सोचते थे कि 11:30 बज रहा है, इस वक्त किसको फोन करें, इस वक्त किसके घर जाएं, वो क्या सोचेगा। सर, इससे हमको कोई मतलब नहीं कि वो क्या सोचेगा। भूख मुझे लगी है, जब मैं घर आता हूँ और अमृता को बोलता हूँ, अमृता कुछ खिलाओ, भूख लग रही है, ये कहती है रोटी नहीं है, कोई बात नहीं, रेडीमेड कुछ दे दो। रेडीमेड कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, जो है दे दो सर, खीरा है, ककड़ी है, टमाटर है, मूली है, जो कुछ भी है दो, क्योंकि भूख लगी है। तो उसी प्रकार भूख लगी हुई थी दोस्तों, और चीज मिल गया था, प्लेटफॉर्म मिल गया था। हमें ये नहीं सोचना था कि सामने वाला क्या कर रहा है, हमें सिर्फ भूख ये लगी थी कि कैसे हम अपने सपनों को पार पा सकते हैं और कैसे लोगों के जीवन में हम और बदलाव ला सकते हैं। और 1 लाख रुपए का इनकम हमें किसी न किसी तरीके से पकड़ना था। 13 दिन में मैं डायरेक्टर गया था। सारा क्रेडिट जाता है राजेश जी को, क्यों? क्योंकि मैं तो सिर्फ लोगों से मिलवाता था, डेमो प्लान तो वही दिखाते थे। तो 13 दिन में मैं डायरेक्टर हुआ। मैंने बताया 20 जनवरी 2016 से इस बिजनेस की शुरुआत करी, 2 फरवरी को मैं डायरेक्टर हो गया। फरवरी महीने में ही मैं ईडी हुआ और विथ 2 एलपीबी लेग। मार्च महीने में मैं एसईडी हुआ, अप्रैल में मैं प्लैटिनम हुआ, मई में मैं प्रेसिडेंशियल हुआ। और इस तरीके से हर महीने हमने टाइटल पकड़ना शुरू किया। जब हमने शुरुआती
10 दिन जो काम किया, 11 दिन जो काम किया जनवरी में, तो मुझे छोटा सा एक चेक आया 7800, 7800 रुपए का चेक आया, जो जनवरी का हमारा पारिश्रमिक था। लेकिन अगले महीने फरवरी में हमने बहुत काम करी। सिर्फ पटना में दोस्तों मैं आपको बताऊं, जो मेरी वैगन आर कार थी, 8 बारी पेट्रोल टंकी फुल करवाई थी सिर्फ पटना में। तो इतना पागलों की तरह भागा करते थे। तो मैंने बताया कि हमें नींद की बहुत जरूरत थी। तो जब एक घर से डेमो प्लान करके निकलते थे तो मैं राजेश को बोलता था कि राजेश सो जा, क्योंकि अभी दूसरे घर में जहाँ जाएंगे वहां 40 मिनट लगेगा जाने में, तब तक एक नींद मार ले तू। तो वो नींद मारा करता था और मैं ये पागलों की तरह गाड़ी चलाया करता था, आंख झपक के। और जब राजेश डेमो प्लान करता था तो मैं सोफे पे बैठ के एक पावर नैप मार लिया करता था। तो इस तरीके से उस दौरान हमें नींद की एक बहुत ज्यादा जरूरत थी, और दूसरा भूख लगती थी। अगर पर डे अगर 3 टाइम खाना खाते हैं दोस्तों, तो 100 दिन में हमें नहीं याद कि हम दोनों ने 150 टाइम भी खाना खाया होगा। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम मर नहीं गए, आज हम एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। लोग बोलते नहीं मेरा तो टाइम है, 8 बज गया, हमको तो डिनर करना है, हमको तो मेरा सिस्टम खराब हो जाएगा, ये हो जाए। कुछ नहीं खराब होना है, पहले जो एक्चुअल सिस्टम सही करना हमको वो करना। बल्कि ये काफी कॉन्शियस रहती थी, बार बार बोला भी करती थी। ये धीरे धीरे इन्होंने एक नया सिस्टम शुरू किया कि हमें गाड़ी में ही सब चीज खाने पीने का देने लगी, बिस्किट्स और मिक्सचर्स, और फिर टिफिन बना के देने लगी। कई बार तो ये होता था कि टिफिन जाता था और चला आता था, क्योंकि सुबह से शाम तक मौका ही नहीं मिलता था कि कहीं बैठ करके खाएं भी। गाड़ी में ही बैठ के खा लेते थे, कभी कभी चलते चलते खा लेते थे। गाड़ी चला रहा हूँ, राजेश खा रहा है, मुझे रोल करके दे दिया, रोटी सब्जी मैं रोल करते हुए खा रहा हूँ। तो बस जुनून था काम करने का, क्योंकि जिद ठान ली थी हमें करना है। और दोस्तों यही जिद, जो अमृता ने बोला ना कि सपने, ये सचमुच आज हम यहाँ पे 1 CR क्लब में हैं, लेकिन जब शादी हुई थी तो 2005 में जब हमने ड्रीम लिस्ट बनाया था, तो इसमें उन्होंने लिखा था कि हम अपना 25वां मैरिज एनिवर्सरी लॉस वेगस में मनाएंगे। जो लेडी एक बार भी फॉरेन टूर पे नहीं गई, उसके ड्रीम लिस्ट में लिखा है कि हम 25वां एनिवर्सरी लॉस वेगस में मनाएंगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो एक सचमुच इन्होंने जो बहुत बात बोली कि सपनों को पकड़ के चलिए, और वो सपने आपके अपने होने चाहिए, वो किसी के कॉपी किए हुए नहीं होने चाहिए, वो आपके दिल से निकले होने चाहिए। तो ये जो एक पीरियड था 100 दिन का, इसमें बहुत जुनून से काम किया, और एक से एक घटनाएं हुई। क्या मैं बताऊं आपको, एक व्यक्ति को मैंने फोन किया कि अब मैं अप्रोच जो करता था वो बहुत प्रैक्टिकल तरीके से करता था कि और क्या हाल है। बोला अनूप जी अरे कैसे, बहुत दिनों बाद फोन किया। बोला कि हाँ एक्चुअली आप ही के मोहल्ले में आज मुझे आना है किसी से मिलने, तो सोचा आपके घर में एक कप कॉफी पी लूं। अरे बिल्कुल आइए। अब आप, हमने कभी किसी को डायरेक्टली नहीं बोला कि मैं आ रहा हूँ कोई बिजनेस बताना हूँ, ये कुछ नहीं। मैंने कहा आपके मोहल्ले में आने वाला हूँ। और उनके घर जब गया तो यही बोला कि अरे किसी के आया था। बोले किसके आए थे? बोले आप नहीं जानते, एक राकेश जी है, उनके आ गए थे। क्यों आए थे? वो मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया ना, इसी के सिलसिले में। अच्छा नया बिजनेस शुरू किया, आपने बताया नहीं? सर मुझे नहीं लगा आपको बिजनेस की जरूरत है। ऐसा है क्या? सामने वाले का डायलॉग आता है, पैसा किसको खराब लगता है। अच्छा ऐसा क्या? तो एक काम करिए राजेश जी, आप इनको भी जरा सा बता दीजिए। अब राजेश जी ने उनको डेमो प्लान बताया और वो बिजनेस में आ गए। तो इस तरीके से अप्रोच करके हम लोगों से बातचीत करते थे। बहुत सारी घटनाएं दोस्तों। रात के 11:30 बजे अमित सिन्हा के आ गए, 1:30 बजे उनको डेमो प्लान करके निकले। आज वो जीवीडी है, उनके नीचे जीवीडी है, उनके नीचे आरबीडी है। एक हमारे क्राउन है जिनके घर में हम 1:30 बजे रात में पहुंचे। आप सोच सकते हो, बोलोगे पागल है, बिल्कुल पागलपन था, क्योंकि उनसे कमिटमेंट किया था शाम के 7 बजे कि आपके यहाँ कॉफी पीने आएंगे, और अब उनके घर के दरवाजे के बाहर खड़े होकर फोन लगा रहे हैं। वो बंदा सोच सकता था कि अनूप जी पागल हो गया, रात के 1:30 बजे हमारे घर में नॉक कर रहा है। मुझे भूख लगी है भैया, खीरा हो, टमाटर हो, मूली हो, मुझे नहीं पता, मुझे तो खाना है। 1:30 बजे रात में उसने कुंडी खोली, ड्राइंग रूम में बैठाया, 2 भाई थे। गलती से वाइफ से जाके बोल नहीं पाया कि कुछ लोग आए कॉफी बना दो। वो खुद से एक भाई ने कॉफी बनाई, फिर बैठ के दोनों लोगों ने बैठ के डेमो प्लान देखा। आज मैं आपको बताऊं कि वो हमारे क्राउन डायमंड डायरेक्टर है, और इस समय उनके नीचे भी 2 क्राउन है। तो इस तरीके से बिजनेस, मैंने बोला ना कि भूख लगी थी। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि सामने वाला क्या कर रहा है। हम डबल मेहनत करने में बिलीव नहीं करते। मैं अपना क्या सोचूंगा वो भी मैं सोचूं, और सामने वाला क्या सोचेगा ये भी मैं ही सोचूं। हम डबल मेहनत कभी नहीं करेंगे। मुझे सिंगल मेहनत करना, मुझे अपनी चीज चाहिए, मुझे अपनी जीत चाहिए थी। तो इस तरीके से ये 100 दिन हमने जम के काम किया दोस्तों। और मैं आपको बताऊं कि जो 10-11 दिन का जो पहला चेक आया था वो 7800 का था। दूसरा महीना जो फरवरी महीने का था, मैं ईडी गया, मेरा चेक 59,000 रुपीज का था। तीसरा महीना जो मार्च का था, वो चेक मेरा
85,000 रुपीज का था। मैं एससीडी गया था विद 3 एलपीवी लैक्स एंड 1,85,000 पीजीबीवी। तो उस वक्त जो मेरा 16 साल का एमवे का जो हाईएस्ट इनकम था 78,000 का, मैं उसको क्रॉस कर गया मात्र 70 दिनों में। क्यों? क्योंकि जुनून था, और वहीं से मेरे अंदर विश्वास आया। और अगले ही महीने अप्रैल मंथ में हम प्लैटिनम गए, और प्लैटिनम जाने के बाद हमारा जो चेक बना वो बना 1,04,000 रुपए का, और वहीं से गेंद बाउंड्री लाइन पार हो गई और अनूप अमृता मोदी केयर में इन कर गए, और वहीं से कहानी शुरू हुई। लेकिन इन 100 दिनों के पीरियड को मैं फिर से बोलना चाहूंगा, मैं बार बार थैंक्स करना चाहूंगा हमारे ग्रेट अपलाइन राजेश गुप्ता का, क्योंकि उन्होंने मेहनत नहीं करी होती हमारे साथ। इतना जुनून तो मेरे ऊपर था, लेकिन वो सपोर्ट अगर उन्होंने नहीं दिया होता तो आज हम यहाँ नहीं होते। वी आर वेरी मच ग्रेटफुल ऑफ आवर स्पॉन्सर राजेश गुप्ता एंड मनीषा कंचन। कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हमारे छोटे भाई की तरह उम्र में हमसे छोटे हैं, उनको बिजनेस में मैं ही लेके आया था, लेकिन वो मेरे अपलाइन है। दोस्तों, यहाँ पे सबमिट करने वाली बात है, वो दिन का दिन है और आज का दिन है। और एक और बात बता दूं कि मैं इस बिजनेस में आया था तो डे 1 से मैं अपने आप को जीवीडी मान रहा था। डे 1 से मैंने शुरू में ही रवीश जी का फोन आया, जब 20 जनवरी को मैंने शुरुआत करी, 22 जनवरी को रवीश जी का फोन आया कि अनूप जी पहले ही बार आपको 14 लेख खोल लेने हैं। ठीक है, खोल लेंगे। तो डे 1 से माइंड फ्रेम इन दोनों अपलाइन ने बना दिया था कि आपको जीवीडी जाना, आपको जीवीडी जाना, आपको जीवीडी जाना, आपको जीवीडी जाना है। तो मैं कभी भी डायरेक्टर के लिए नहीं खेल रहा था, मैं ईडी के लिए नहीं खेल रहा था। मैंने आपको अभी बोला कि मैं जब एससीडी गया तो मेरा 3 लेग एलपीबी था और 1,85,000 पीजीबी था। क्यों? क्योंकि मैंने स्ट्रक्चर बहुत परफेक्ट बनाया था। मैं शुरू से जीवीडी जाने के लिए खेल रहा था। और जब मैं प्लैटिनम हुआ, मुझे आज भी याद है, हमारा रिकॉग्निशन होने वाला था जयपुर में, और हम पैकिंग कर रहे थे, जयपुर जाने की तैयारी कर रहे थे। उस वक्त मैं प्लैटिनम था दोस्तों, लेकिन उसी दिन मैंने राजेश जी को शेयर किया था कि राजेश, मैं जब आरबीडी जाऊंगा तो मेरा ड्रेसिंग ये रहेगा, और मैं जब जीवीडी जाऊंगा और स्टेज पे रिकॉग्नाइज हो रहा हूँ तो मैं इस कलर का ये ड्रेस पहन के जाऊंगा। तो इट वॉज क्लियर कट इन माई माइंड कि मैं जीवीडी जा रहा हूँ और वो ड्रेस मैं पहन रहा हूँ। आई वॉज विजुअलाइजिंग। तो मैं इस बिजनेस में ट्राई करने के लिए नहीं आया था। बहुत लोग, मैं प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, अगर आप इस बिजनेस में ट्राई करने के लिए आए हो तो प्लीज आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि यही बिजनेस छोड़ दो। कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब आप हाफ हार्टेडली खोलोगे तो रिजल्ट 100% कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ माइंडसेट से आपने कर दिया तो फिर तो परफेक्टली रिजल्ट आना है। 100% एटीट्यूड आपका पॉजिटिव होना चाहिए, और एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट होनी चाहिए कि यस मैं जा रहा हूं। जैसे ही सुरेखा मैम ने मुझसे बोला कि अनूप जी आपका एक सेशन होने वाला है, हम तो उसी वक्त से आ गए थे जूम मीटिंग में। बाकी तो प्रोसेस हुआ, हम मेंटली उसी समय प्रिपेयर हो गए थे कि शाम के 5:30 बजे हम और अमृता इस ड्राइंग रूम में बैठ के अपने लैपटॉप से बातचीत आपसे कर रहे होंगे। ये तो हो गया। तो आपको भी आज अपना विजुअलाइजेशन कर लेना है कि यू आर ऑलरेडी जीवीडी। बाकी तो रेस्ट इज द प्रोसेस, और उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है 2 महीना आगे लग जाए 2 महीना पीछे हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन होना है, ये आपके बैक ऑफ द माइंड में होना चाहिए। जब तक इस सोच को आप नहीं पालोगे, जब तक वो जिद नहीं आएगी, जिद्दी बनना पड़ेगा दोस्तों। आप सब लोग बोलते हो मेरा बेटा बहुत जिद्दी है, मेरा बच्चा बहुत जिद्दी है। मैं बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आपके घर में एक जिद्दी बच्चा पैदा हुआ है, वरना ये मिडिल क्लास में तो लोग रनछोड़ पैदा होने शुरू हो गए थे कि मिल गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, आ गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। तो वी शुड वेरी थैंकफुल टू आवर गॉड कि हमारी न्यू जनरेशन को जिद्दी पैदा कर रहा है। क्योंकि जो भी हमने सपने सोचे, मैक्सिमम लोग आज की लाइफ में जो मीडियोकर क्लास है, जो मिडिल क्लास है, जो लाइफ में सोचता है, वो कभी नहीं करता। 99% लोग आज वो कुछ और कर रहे हैं जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। तो क्यों? क्योंकि जिद्दी नहीं थे। अगर जिद्दी होते तो वही कर रहे होते जो उन्होंने सोचा होता। तो हमें भी यहाँ पे जिद ठाननी पड़ेगी कि हमको करना है, करना है, करना है। क्योंकि जो जिद्दी है वही सफल है, वही इतिहास रचता है। तो आपको भी जिद पकड़ना पड़ेगा। जब तक आप जिद्दी नहीं होगे, और मैं कंप्लीटली सबमिटेड था। मैं आपको बताऊं, हमारे अपलाइन, मैंने बोला कि बहुत हमसे उम्र में बहुत छोटे हैं, हमारा रेस्पेक्ट भी बहुत करते हैं, लेकिन वो मेरा अपलाइन है। आज भी मैं कुछ भी बिना, अभी मैं यहाँ पे मीटिंग सेमिनार कर रहा हूँ, लेकिन उनको पता है मैं कुछ भी ऐसा नहीं करता जो उनको पता नहीं होता। मैं अगर एक ड्रेस भी खरीदता हूँ ना, मैं अपने घर के लिए झूमर भी खरीदता हूँ, ड्राइंग रूम के लिए झूमर भी खरीदता हूँ, एक घड़ी खरीदता हूँ, कुछ भी खरीदता हूँ, तो मैं उनको एक फोटो खींचता हूँ और व्हाट्सअप करता हूँ, और उधर से आता है यस। आप सोच सकोगे कि भैया
पैसा, मैं भी सोच सकता हूँ कि पैसा मेरा है, शौक मेरा है, मैं अपने अपलाइन से क्यों पूछूं। लेकिन आज मेरे घर में कुछ भी ऐसा नहीं होता जो मेरे अपलाइन को पता नहीं होता। क्यों? इसलिए नहीं कि पूछना जरूरी है, इसलिए कि कल को कोई भी तीसरा आदमी जाके राजेश जी से बोलेगा कि अरे अनूप जी तो ऐसा बोल रहे थे, अरे अनूप जी तो ऐसा कर रहे थे, तो वो बोलेगा नहीं मुझे पता है, मुझे अपने डाउनलाइन पे पूरा कॉन्फिडेंस है, वो ऐसा कर ही नहीं सकते, वो ऐसा बोल ही नहीं सकते। तो ये एक बॉन्डिंग क्रिएट करने के लिए मैं हर चीज उसको बताता हूँ, वो हर चीज मैंने बताया ना, अगर ये पीछे गिटार खड़ा है तो इस गिटार को भी खरीदते समय मैंने उसको फोटो खींचा और भेजा कि राजेश ये पसंद आ रहा है, लेना है, उधर से थम्स अप आया, यस ले सकते हैं। तो ये एक गुरु शिष्य परंपरा है, जब तक आप अपने अपलाइन को सबमिट नहीं करोगे दोस्तों तब तक नहीं होगा। और मैक्सिमम लोग जो है ना वो फंस जाते हैं। क्यों? किस चीज में फंस जाते हैं? ईगो में फंस जाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले, लॉकडाउन के पहले, मैं बैंगलोर गया था और बैंगलोर में मुझे मैक्सिमम लोग यही मिले बोलते हुए कि अनूप जी आई एम लीडिंग अ गुड लाइफ। मैक्सिमम लोग, सबका यही फॉर्मूला था, अनूप जी आई एम लीडिंग अ गुड लाइफ। दोस्तों मैं एक जगह पढ़ा था कि गुड लाइफ इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ग्रेट लाइफ। अगर आप गुड लाइफ में अटक गए तो आप ग्रेट लाइफ पे तो जा ही नहीं सकते हो। अगर आप आपकी 20,000 रुपए की इनकम में खुश हो गए, अगर आप आज 7,000 रुपए की इनकम में खुश हो गए, अगर आप 50,000 रुपए की इनकम में खुश हो गए, तो 5 लाख की इनकम पे तो आप जा ही नहीं सकते। तो अगर इफ यू वांट टू सी द व्यू, आपको ऊपर जाना पड़ेगा, टॉप पे जाना पड़ेगा। और यही चीज है जो आगे बढ़ाती है और मैक्सिमम लोग इसी में स्टक कर जाते हैं। आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाना चाहूंगा। एक बच्चा था, उस बच्चे ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी मैं अपनी अंदर की क्षमता सबसे ज्यादा कैसे निखार सकता हूँ। गुरुजी बोले इतना इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या बात है, आखिर है क्या बात, क्या दिमाग में है? तो बोला मैं एक लेखक बनना चाहता हूँ, बेस्ट ऑफ द बेस्ट राइटर बनना चाहता हूँ, तो मैं बताइए मैं अपनी अंदर की क्षमताओं को कैसे निकाल सकता हूँ। तो गुरुजी ने बोला तुम्हें क्या लगता है सबसे ज्यादा क्षमताएं कहाँ होती हैं? तो उसने कहा स्कूल में, कॉलेजेस में, गुरुकुल में। बोले क्यों? बोले सबसे ज्यादा सीखने वाले लोग यहाँ होते हैं। तो उन्होंने कहा गलत जवाब, चलो मैं बताता हूँ सबसे ज्यादा क्षमताएं कहाँ होती हैं। और उसको लेके गए वो शमशान घाट, और शमशान घाट में उन्होंने बोला कि जानते हो सबसे ज्यादा क्षमताएं यहाँ पे सोई पड़ी हैं। वो सारी आत्माएं, वो सारे शरीर जिन्होंने अपने आप को पहचाना नहीं। तुम जितने भी स्टोरीज सुन रहे हो, तुमने जितने भी क्या बोलेंगे रिकॉर्ड सुने हैं, उससे भी बड़ा रिकॉर्ड बन सकता था, उससे भी बड़ी स्टोरीज क्रिएट हो सकती थी, उससे भी बड़ी हिस्ट्री क्रिएट हो सकती थी, अगर इन सोई हुई आत्माओं ने अपनी क्षमता को पहचान लिया होता। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने अपनी क्षमता पहचानी नहीं। और यही रीजन है कि आज उन लोगों के बारे में पूछा भी नहीं जा रहा। तो ये जो ब्रेन है ना, ये बड़ा पावरफुल ब्रेन है और हम अपनी ब्रेन से कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। इस ब्रेन की ताकत को, इस ड्रीम की ताकत को हमको समझना है। मैं आपको एक स्टोरी, एक फिल्म की बताऊंगा, उससे आप रिलेट कर पाएंगे। एक मूवी आई थी क्रिस 3 आई थी, उसमें एक कैरेक्टर था, वो नेगेटिव कैरेक्टर था, नाम मुझे पता नहीं। तो वो हैंडीकैप था, वो व्हील चेयर पे चलता था, उसका हाथ भी काम नहीं करता था, पैर भी नहीं काम करता था, लेकिन उसका ब्रेन इतना पावरफुल था कि अगर वो इस ग्लास को देख रहा है तो देखते देखते वो ग्लास को तोड़ देता था, वो टीवी को उठा के फेंक देता था, ड्यू टू ब्रेन पावर। तो हमारे ब्रेन में वो पावर है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, बशर्ते हम उसका यूटिलाइजेशन तो करें। हम यूटिलाइज ही नहीं करते। दिक्कत यही है, जब आप अपने सपनों की दुनिया में जीने लगोगे तो सब कुछ हो जाएगा दोस्त। मैं तो बोलता हूं उस माँ के बारे में सोचो जो प्रेग्नेंट होती है, वो सिर्फ वो इतना कष्ट झेलती है, वो बैठ नहीं सकती, वो ठीक से उठ नहीं सकती, वो करवट लेट नहीं सकती, उसको क्या तकलीफ होती है हम और आप तो समझ नहीं सकते उसके चैलेंजेस को। लेकिन वो सारे चैलेंजेस 9 महीने तक झेल जाती है, सिर्फ इसलिए कि उसके बेड के सामने एक बच्चे का, एक सुंदर से बच्चे का फोटो लगा होता है। और वो बच्चे का फोटो उसको इतना पावर देता है क्योंकि उसको पता होता है कि ये 9 महीना मैं कष्ट झेल गई तो दुनिया की सबसे बेहतरीन उपाधि से मैं नवाजी जाऊंगी, जिसको हम माँ बोलते हैं। तो वो उस कष्ट को झेल जाती है, तो वो ड्रीम उसको पावर देता है इन कष्टों को झेलने के लिए। तो आपको भी अपने सपनों को अपने सामने फिक्स करना चाहिए, अपने बेडरूम पे, अपने ड्राइंग रूम पे, आप वार्डरोब पे अपने सपनों को, पिक्चर को लगाइए, लिख के लगाइए। रिटन गोल्स में बहुत पावर होता है दोस्तों। और जब आप इस तरीके से शुरू करोगे तो ये चेंजेस अपने आप आने लगेगा। और गुड लाइफ में स्टक मत करना प्लीज।
जैसा कि अमृता ने बताया, हम भी गुड लाइफ में आ गए थे। हम 17 महीने में हम लोग GVD अचीव कर लिए और उसके बाद स्टक से हो गए थे। फिर सुरेखा मैम ने बोला कि 1 CR क्लब में जाना है, 1 CR क्लब में जाना है, और लगने लगा कि भाई बहुत बढ़िया है, अब तो काफी अच्छी लाइफ चलने लगी, 5-5.5 लाख रुपया महीने का आ रहा है, अब जरूरत क्या है, ठीक ठाक है। लेकिन उसके बाद लगा कि नहीं, 1 CR क्लब में भी जाना है, समीर मोदी आजादी काउंसिल में भी आ गए। तो आप कंटिन्यू चलते रहना। मेरे पिताजी हमेशा बोलते थे कि जो पानी बहता रहेगा, प्रकृति के साथ चलो, प्रकृति के साथ बहो, जो पानी चलता रहेगा वो ताजा रहेगा, जो रुक जाएगा वो सड़ जाएगा। तो हमें भी रुकना नहीं है, हमें चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। आज सुरेखा में इतने ऊंचाई पे पहुंचने के बावजूद भी लगातार मेहनत कर रही है, रोज रोज। क्यों? क्योंकि स्टक नहीं करना, आगे बढ़ते जाना है। तो हमारे लिए एक बहुत ग्रेट लेसन है हमारे पास। हम रुक जाते हैं, हमारे अंदर ईगो आ जाता है, और जब तक हम स्टक हो जाएंगे तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। हमें GVD बनने में, एक बात याद रखिएगा, हमें GVD बनने में पूरा जीवन नहीं लगाना है, बल्कि हमको GVD 1 के पूरा जीवन बिताना है। तो ये चीज को एकदम फॉलो कर लीजिए कि आपको जल्दी से जल्दी GVD अचीव करना है और उसके बाद पूरी जिंदगी GVD बन के बिताना। लोग क्या सोचते हैं, अच्छा GVD बनना है, कर लेंगे, नहीं, जल्दी से जल्दी करना। और अपने कॉन्शियस माइंड को बोलिए कि हमको करना है। जब बार बार ये जिद्दी वाला बात आपके अंदर हो जाएगा ना, तो हो जाएगा। बस एक ही चीज है दोस्त, एक होता है ज्ञान और एक होता है एहसास। ज्ञान सबको होता है। अगर मैं पूछूं, किसी से बोलूं शराब पीना बुरी बात है, सब बोलेंगे हाँ बिल्कुल सही है, तो मुझे ज्ञान है। लेकिन एहसास उस बच्चे को है जिसका बाप रोज शराब पी के आता है और माँ को मारता है, बेटे को मारता है, घर में दंगा करता है। एहसास सिर्फ उस बच्चे को है। तो क्या एहसास है कि हमें कष्ट है? लोगों को ये एहसास ही नहीं होता। एक बहुत अच्छी रियल घटना आपको सुनाते हैं कि एक बार इंडिया पाकिस्तान का मैच था, और आपको पता होगा वर्ल्ड कप का सबसे पहला मैच था 2015 का, और 2015 को सबसे पहला मैच इंडिया पाकिस्तान का फंसा था। तो हम सारे दोस्तों ने डिसाइड किया कि हम लोग एक साथ एंजॉय करेंगे। तो चिप्स, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक, सारी चीजें एक साथ आ गई, और हम लोग सुबह 8:30 बजे से ही मैच था, हम लोग एक जगह एक फ्रेंड के ड्राइंग रूम में बैठ गए और एंजॉय करने लगे। वहां पाकिस्तान का विकेट गिरता था। आपको भी पता है इंडिया पाकिस्तान का मैच बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो जैसे ही इंडिया का चौका छक्का लगता था, हम लोग खूब एंजॉय करते थे। पाकिस्तान का विकेट गिरता था, हम लोग खूब सीटियां बजाते थे। लेकिन उसी दौरान उसी ड्राइंग रूम में मेरे फ्रेंड का एक कुत्ता बैठा था, वो बार बार रोता था। ऐसे रोता है ना, वो भी रो रहा था। हर थोड़ी देर बाद, तो शुरू में तो आइडिया नहीं लगा, लेकिन हर थोड़ी देर बाद ऐसे रोने लगा। बाद में हम लोगों ने नोटिस किया, हम कहा यार ये क्यों रो रहा है, इसको चुप कराओ। मेरा फ्रेंड बोला यार इग्नोर कर, मैच देख, एंजॉय कर, मैच देख। जब उधर पाकिस्तान का विकेट गिरा, हम लोग तालियां बजा रहे, वो रो रहा है। अब बर्दाश्त से बाहर हो गया, यार ये क्यों रो रहा है, इसको उठाओ। बोला एक्चुअली ये जिस गद्दी पे बैठा है ना, उसमें एक कील निकली है, और वो कील उसको चुभ रही है, तो जब जब चुभती है वो रोता है। तो हमने कहा अगर कील चुभ रही है तो हट क्यों नहीं जाता? तो उसने कहा इतनी नहीं चुभ रही है कि वो हट जाए। हम हिंदुस्तानियों की, हम मिडिल क्लास फैमिलीज की भी स्थिति वही है कि हमको कील चुभती तो है। प्याज 100 रुपए, टमाटर 60 रुपए, अरहर दाल 120 रुपए, लेकिन इतनी नहीं चुभती है कि हम अपने आप को चेंज कर सकें, परिवर्तित कर सके। हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा दोस्तों। जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे, वो मिल जाए तो ठीक वाली एटीट्यूड से हमें निकलना पड़ेगा, चाहिए ही चाहिए वाले एटीट्यूड पे जाना पड़ेगा। जब तक वो चिल्लर एटीट्यूड से नहीं निकलेंगे तब तक नहीं होगा। एक बार इंडियन प्रेसिडेंट यूएस गए, और उनको कॉफी पे मीटिंग थी, और वहां सिस्टम ये होता है कि अगर आप कॉफी पी रहे हैं और कॉफी खत्म हो गई, तो ग्लास को अगर आपने यूं रखा है तो इसका मतलब और चाहिए, अगर आपने उलट के रख दिया तो इसका मतलब आपको नहीं चाहिए। अब इंडियन प्रेसिडेंट ने क्या किया कि ना कप को यूं रखा, न यूं रखा, यूं रख दिया लिटा के। अब सारे लोग परेशान, जो हेड स्टीवर्ड था वो परेशान हो गया, बोला कि
इंडियन प्रेसिडेंट ने कप को न यो रखा है न यो रखा, यो रख दिया लिटा के, क्या मतलब हुआ? तो जितने इंडियन डेलीगेट्स गए थे उनसे पूछा गया कि भाई आपके प्रेसिडेंट ने कप को न यो रखा न यो रखा, यो रख दिया, क्या मतलब हुआ? बोले पता नहीं। फिर इंडियन एम्बेसी फोन किया गया, इंडियन एम्बेसी से भी पूछा गया, वहां भी बोला पता नहीं। फिर बहुत एपोलोजाइज करते हुए यूएस प्रेसिडेंट ने जाके इंडियन प्रेसिडेंट से पूछा कि सर आई बेग यू पार्डन, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आपने कप को न सीधा रखा है न उल्टा रखा है, यो रख दिया, इसका क्या मतलब हुआ? उन्होंने कहा बड़ा सिंपल है तो दे दो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो मैक्सिमम मिडिल क्लास हम लोग लाइफ ऐसे ही जीते हैं कि मिल गया तो ठीक, दे दो तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। मैक्सिमम लोग मोदी केयर भी ऐसे ही ट्राई करने आते हैं कि चल गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। दोस्त, हमें जिद्दी बनना पड़ेगा। हमें ग्लास, जैसे सुरेखा मैम बोलती है ना, हमें बहुत बड़ा एक पॉट बड़ा सा रखना पड़ेगा, कटोरा रखना पड़ेगा। चाहिए मतलब चाहिए। जब तक वो चाहिए वाला जिद्दीपन नहीं होगा फिर कुछ नहीं होगा। हमें उस जिद को ठानना पड़ेगा और इस गुड लाइफ से ग्रेट लाइफ में जाने के लिए ये हमारा जो माइंडसेट है, ये जो हमारा कटोरा खुला ग्लास, ये बहुत काम करता है दोस्तों। एक बार एक मंदिर था और उस मंदिर के बाहर बहुत सारे भिखारी बैठ करके भीख मांगा करते थे। एक बार गलती से किसी व्यक्ति ने नोट की जगह उसके पॉकेट में हो सकता है लॉटरी का टिकट हो और उसने डाल दिया और गलती से इत्तेफाक से वो लॉटरी का टिकट लग भी गया और 1 करोड़ की लॉटरी लग गई। अब तो भाई पूरे मीडिया वालों को पता चल गया कि 1 करोड़ की लॉटरी लगी, एक भिखारी को लॉटरी लग गई। सारे मीडिया वाले पहुंच गए, उसका इंटरव्यू शूट करने लगे और उससे पूछने लगे, भाई आपको 1 करोड़ की लॉटरी लगी है, अब आप इस 1 करोड़ का क्या करेंगे? तो उसने बोला कि एक मंदिर बनवाऊंगा। तो जो रिपोर्टर थी उसने कहा, वाह क्या बात है, कितनी सुंदर सोच है आपकी कि जो भगवान के यहाँ से मिला है तो भगवान को ही अर्पित करना है और आपको एक मंदिर बनाने का बहुत सुंदर सोच है। बोला नहीं, ऐसी कोई सोच नहीं है। अभी जहाँ जिस मंदिर के बाहर बैठ करके हम भीख मांगा करते हैं वहां बहुत सारे लोग होते हैं। अभी इस 1 करोड़ से मैं मंदिर बनाऊंगा और उस मंदिर के बाहर बैठ के अकेले बैठ के भीख मांगूंगा। तो ये जो सोच है, ये जब तक हम सोच नहीं बदलेंगे दोस्तों, हमारे समीर मोदी सर बोलते हैं कि जीवन में तब तक परिवर्तन नहीं आएगा जब तक हम सोच नहीं बदलेंगे। तो हमें सोच बदलना है। जब ये सोच बदल जाएगी तभी, सोच बदलेंगे तो हम बदलेंगे और हम बदलेंगे तो फिर हम पूरी दुनिया को बदल पाएंगे। और यही रीजन है। कुछ चीज, 2 तरह की चीजें हैं दोस्तों, एक है जो हमारे कंट्रोल में और एक है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। मैक्सिमम 90% लोग जो मीडियोकर क्लास हैं, जो फेलियर हैं, वो उनकी बात करते हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं है, और 10% जो सक्सेसफुल लोग हैं वो उनकी बात करते हैं जो उनके कंट्रोल में है। अभी आप कोरोना 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 हर जगह चल रहा है, व्हाट्सएप, फेसबुक, दिस दैट। मैंने कोविड-19 का वो ऐप डाउनलोड किया है, लेकिन मैं देखता नहीं हूँ कभी कि कितना डेटा हुआ, कितना, क्या फर्क है। मेरे मोहल्ले में भी अगर किसी को कुछ हो गया तो मैं जाऊंगा थोड़ी ना। पिछले 47-48 दिनों से दोस्तों हम और अमृता अपने फ्लैट में बंद पड़े हैं। इवन हमारे बच्चे भी हमारे साथ नहीं है। वो हमारे बड़े भाई के यहाँ होली में हम गए थे तो वहीं मदर और बच्चे वहीं छूट गए। हम 2 दिन के लिए आए थे कुछ काम से और फिर वापस जा नहीं पाए। क्या फर्क पड़ता है, वो वहां सुरक्षित है, हम लोग यहाँ सुरक्षित हैं। 47-48 दिनों में दोस्तों हम 48 मिनट भी बोर नहीं हुए हैं। क्यों नहीं हुए हैं? क्योंकि हम काम में अपने आप को लगा रखे हैं। हमने थैंक यू बोलेंगे सुरेखा मैम का कि इन्होंने हमें गाइड किया, इन्होंने हमें बताया कि भैया फेसबुक पे लाइव आओ, तुम्हें वीडियो बना के यूट्यूब चैनल बनाने हैं। जिस यूट्यूब चैनल की ये हमको तारीफ कर रही थी अभी आप लोगों को, उसका गाइडलाइन इन्होंने ही दिया कि तुम्हें अपना यूट्यूब चैनल बनाना है, उस पर ऐसे ऐसे वीडियो डालने हैं। हम जूम मीटिंग, मुझे जूम मीटिंग आज भी याद है, 26 मार्च का वो शाम का दिन था जब इन्होंने हमें जूम सिखाया था। और 26 मार्च से अभी तक कंटिन्यू कितने सारे, रोज सुबह से शाम तक हम जूम में ही परेशान है। हमारे घर में सब कुछ आना बंद है, मेड बंद है, स्टाफ्स बंद है, सब कुछ बंद है और हम एंजॉय कर रहे हैं। तो ये नजरिया है दोस्तों। आपको भी मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि ये जो पीरियड चल रहा है, अभी करीब ऑलमोस्ट 40-45 दिन बीत चुका है और हो सकता है अगला 40-50 दिन और बीतेगा। ये 100 डेज आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारी लाइफ का 100 डेज बहुत इंपॉर्टेंट था। हर फिल्म आप एक देखोगे, द मेकिंग ऑफ आता है। जितनी भी हिट फिल्में आती है ना, उनका द मेकिंग ऑफ बनता है। आप शोले की देखो, अक्सर आपको देखने को मिलेगा द मेकिंग ऑफ शोले, द मेकिंग ऑफ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, द मेकिंग ऑफ बाहुबली, आपको हमेशा सुनने को मिलता होगा। ये जो 100 दिन पीरियड आपका बीत रहा है ना दोस्तों, ये द मेकिंग ऑफ यू है। ये आपको सोचना है कि इस द मेकिंग ऑफ यू को आप कितना शानदार बना सकते हो। मैं आज यहाँ आपसे बात कर रहा हूं, आज से 10 साल बाद भी
15-20 साल बाद भी जब मैं किसी स्टेज पे जाऊंगा मोदी केयर के, तो वहां मैं अपने उस द मेकिंग ऑफ मी अस 100 डेज की बात करूंगा, जो उस 100 डेज में हमने काम किया। तो ये 100 डेज आपके लिए है। ये आप ऐसे सोच के देखो कि ये द मेकिंग ऑफ यू स्टोरी चल रही है। आप इसको जितना शानदार बनाओगे, जितना ज्यादा सीखने पे अपने आप को लगाओगे। मेरी एक कलकत्ता की एक डाउनलाइन है, वो लेडी है सुरेखा मैम, आपको याद होगा संजय बगड़िया सर के उसमें वो होटल में मिलने आई थी, है वो बोल नहीं पाती, ठीक से कर नहीं पाती। उनका फोन आया अभी 1 सप्ताह पहले, बोली सर बहुत अच्छा लग रहा है, जितने भी लोग हैं प्रोस्पेक्टर सबको हम प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, रोज 5-7 लोगों को कभी सुरेखा मैम के चैनल पे भेजते हैं, कभी जूम में बुलाते हैं, और अभी तक 40 ज्वाइनिंग हम करवा चुके हैं। बताइए, कुछ नहीं किया। उसको बोलते हैं नहीं लगे ना फिटकिरी, कुछ नहीं किया, सारे प्रोस्पेक्ट को बैठाते जा रहे हैं। और उन प्रोस्पेक्ट का भी क्या आ रहा है कि बिजनेस प्लान तो बहुत कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जितनी अच्छी अच्छी बातें हो रही है इसका मतलब है अच्छी चीज है, और दे आर ज्वाइनिंग। तो इस समय ज्वाइनिंग ऐसे जबरदस्त तरीके से हो रही है। अब हम सोचें कि हम फोन करें ना करें, क्या सोचेगा अगला, क्या बोलेगा, तो भैया वही बात है कि फूटे उसके कर्म जिसने किए शर्म। सीधी सी बात है, भूख आपको लगी है तो ककड़ी चाहिए, खीरा चाहिए, मूली चाहिए, गाजर चाहिए, जो भी होगा चलेगा, क्योंकि भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। तो क्या आपको सक्सेस की भूख लगी है? क्वेश्चन इज यू विथ यू। आप किसी से भी पूछिए, आप सिंपल, बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत आसान है। किसी व्यक्ति से पूछिए, और भाई क्या हाल है? पहली बार में जवाब आएगा बहुत बढ़िया, सुंदर, फैंटास्टिक, जबरदस्त, धांसू। सेम क्वेश्चन उसी आदमी से अगले ही पल फिर रिपीट करिए, और भाई क्या हाल है? कहेगा बढ़िया है। फिर सेम क्वेश्चन तीसरी बार फिर रिपीट कीजिए, और भाई क्या हाल है? इस बार उसका आंसर थोड़ा डाउन होगा, चल रहा है। फिर सेम क्वेश्चन चौथी बार फिर पूछिए, क्या हाल है? बोलेगा कट रहा है। और अगर सेम क्वेश्चन आपने 5वीं बार फिर से पूछ दी, तो हो सकता है आपके कंधे पे सर रख के रोने लगे, बोले क्या बताएं, क्या परेशानी है, बच्चों का एडमिशन कराना है, घर का किराया देना है, गाड़ी की EMI देनी है, ब्ला 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 ब्ला। तो ये हम फर्जी का ईगो लेके, ये जो मिडिल क्लास को दिखाने की जो आदत हो गई है ना, ये बड़ी खतरनाक चीज है। हमें दिखावे में नहीं जाना है, हमको एक्चुअल चीजों पे लेके आना है। और एक बात और बताऊं, यही 5 क्वेश्चन अब आप किसी और से नहीं पूछ के अपने घर के किसी आदमकद शीशे के सामने खड़े होके अपने आप से पूछिए कि और भाई क्या हाल है। और अगर 5वीं बार में आपको रोने का मौका ना मिले, तो आप समझ जाइए कि आप बिल्कुल सही लाइफ जी रहे हैं। लेकिन अगर अंदर से अंतरात्मा अगर झकझोर दे, तो दोस्त यही समय है काम करने का। आज बहुत दुनिया का सबसे खूबसूरत प्लेटफॉर्म हमको और आपको मिला है, और ये द मेकिंग ऑफ यू, इस जूम मीटिंग, आप मत सोचो कि ये द मेकिंग ऑफ, आपको कितना बढ़िया आपके अपने ड्राइंग रूम में, आपके अपने बेडरूम में, आपके अपने स्टडी रूम में बैठ के आपको ऐसे ऐसे लीडरों को सुनने का मौका मिल रहा है जिनको आप कभी मिल नहीं पाते थे। मेरे डाउनलाइंस बोलते हैं कि सर थैंक यू, आज सुरेखा मैम को हम अपने घर में सुन पा रहे हैं, वरना उनका परिवर्तन, उनका डेमो हम तो कभी सोच नहीं सकते। लेकिन आज ये मौका है दोस्तों। मैंने बोला ना, दिस इज द पीरियड ऑफ द मेकिंग ऑफ यू। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन आपको करना होगा। और चलते चलते एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा कि एक व्यक्ति हुए जिनका नाम है दशरथ मांझी। आप लोगों ने नाम सुना है उनका? मैं आवाज नहीं सुन पा रहा हूं। दशरथ मांझी को माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है, और उस पर एक मूवी भी बनी। तो स्टोरी क्या है, हो सकता है आपको पता हो, लेकिन मैं फिर से बताना चाहूंगा। स्टोरी ये है कि उनकी वाइफ लेबर पेन में थी, और जहां हॉस्पिटल था वहां वो ले जा रहे थे, लेकिन उस हॉस्पिटल और उनके घर के बीच में एक बहुत बड़ा पहाड़ था, और उनको ले जाने के लिए पूरा पहाड़ घूम के जाना पड़ता था। और जाते 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 उनकी रास्ते में ही उनकी वाइफ की, जो लेबर पेन में थी, उनकी डेथ हो गई। उस हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर के उस दशरथ मांझी ने एक प्रतिज्ञा की, क्या है? पर्वत, तूने मेरी पत्नी की जान ले ली है, मैं एक दिन तेरी जान ले लूंगा। दोस्तों सुनने में बड़ा फनी लगता है। हो सकता है उस समय सामने पत्नी को मरा हुआ देख के थोड़ा इमोशनल हो गए होंगे और बोल दिया होगा, लेकिन नहीं, दूसरे दिन से एक काम शुरू कर दिया। क्या किया? छेनी हथौड़ी उठाया और चले क्या करने? पहाड़ तोड़ने। आपको क्या लगता है, लोगों ने मजाक नहीं उड़ाया होगा उनका? दशरथ क्या कर रहा है? 23 साल लगातार सर्दी, गर्मी, बरसात,
23 साल, अभी मोदी केयर 24 साल की है, सोचिए 23 साल लगातार दशरथ मांझी सुबह उठता था, छेनी हथौड़ी उठाता था और पहाड़ तोड़ता था। एवरी डे मॉर्निंग। उसको लोकल लैंग्वेज में लोग मजाक जरूर उड़ाते होंगे कि दशरथ ही छेनी हथौड़ी से पहाड़ टूटेगा, लेकिन वो कभी जवाब नहीं दिया, लगा रहा। क्या उसका कभी माइंड डाइवर्ट नहीं हुआ कि ठीक तो बोल रहा है यार, पत्नी तो मर गई, अब क्या बेवकूफ का बात कर रहे हैं हम, क्यों पहाड़ के पीछे पड़े हैं। हो सकता है उसके मन में ये भी नहीं आया होगा कि ठीक दूसरी शादी कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वो अपनी पत्नी और बच्चे से इतना प्यार करता था कि वो लगा रहा 23 साल लगा रहा, क्योंकि उसका सपना था, उसका कमिटमेंट था। और एक दिन आया जब उस पहाड़ को तोड़ दिया और आज उस पे रास्ता बन गया। गवर्नमेंट तो बाद में आई, सिर्फ फीता काटने के लिए और इनॉग्रेशन करने के लिए, लेकिन पूरा पहाड़ तोड़ के रास्ता तो उस दशरथ मांझी ने बनाया, जिसको आज पूरे दुनिया माउंटेन मैन के नाम से जानती है। मेरा क्वेश्चन ये है दोस्तों कि वो दशरथ मांझी ने इतनी मेहनत की, जी तोड़ मेहनत की, 23 साल लगातार, बार बार लगातार, उसकी पत्नी और बच्चे तो मरे हुए थे। हमारे और आपके पत्नी और बच्चे जिंदा हैं। क्या हम अपने जिंदा पत्नी और बच्चों के लिए मेहनत कर सकते हैं? क्या आपका जवाब हाँ है तो आपका समय शुरू होता है अब। टिकटॉक 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 टिकटॉक। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। अनूप जी, मैम, शब्द नहीं है बोलने के लिए। आप और अमृता जी ने आज ना अंदर तक झकझोर के रख दिया। मुझे भी भूख लगी है। मुझको 5,000 जीबीडी चाहिए, 10 लाख रुपया कमाने वाले। मेरे को बहुत जोर से भूख लगी है। यस और कुछ भी करने को तैयार हूँ। हो जाएगा। अमेजिंग। आई एम प्राउड ऑफ यू। इतना ही कह सकती हूँ। मोदी केयर बहुत लकी है कि आप मोदी केयर में हैं। मोदी केयर बहुत लकी है, मोदी केरियन बहुत लकी है कि सिखाने के लिए आप जैसे लोग हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम प्राउड ऑफ यू। शाबाश। अब अगला टारगेट अनूप जी, अमृता जी, 25 लाख रुपए महीने का है। यस। फिर 50 लाख और फिर 1 करोड़। ये 3 टारगेट हैं आपके। इन 3 टारगेट को ले लोगे तो बीच में न जाने कितने लोगों को लाखों करोड़ों रुपया दिलाने में मदद कर दोगे। और उनकी भी तिर जाएगी, आपकी भी तिर जाएगी। कैपेबिलिटी आप दोनों में है। आप दोनों खड़े हो गए हो। दुनिया का कोई भी ख्वाब आपके लिए बड़ा नहीं रहेगा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। शाबाश। थैंक्स फॉर द अमेजिंग सेशन। बस आपका प्यार यूं ही बना रहे, आशीर्वाद वरद हस्त ऐसे ही बना रहे। हम सब कुछ कर लेंगे और हो जाएगा। फैंटास्टिक।